चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बाद जो अगला आइटम हमने कवर करना है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कॉन्सेप्चुअली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बड़े लिमिटेड से कॉन्सेप्ट है, हम क्विकली रिवाइज करेंगे। और फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और सैलरी से मिला जुलाकर कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कवर करेंगे। देखिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक रेजिडुअल हेड ऑफ इनकम है। रेजिडुअल हेड ऑफ इनकम का मतलब है कि वो इनकम जो किसी और हेड में टैक्स ना हो, वो इनकम जो सैलरी नहीं है, वो इनकम जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, वो इनकम जो इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है, वो इनकम जो कैपिटल गेन नहीं है। अगर एक इनकम किसी और हेड में टैक्स नहीं हो रही तो आप उस इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स करवा रहे होंगे। अगर आपकी सैलरी इनकम है तो वो सैलरी में ही टैक्स होगी। अगर आपकी कैपिटल गेन्स है तो वो कैपिटल गेन में ही टैक्स होगा। अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स होगा। अगर एक इनकम किसी और हेड में टैक्स नहीं हो रही तो अब हम इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स करवा रहे होंगे। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक ऐसा हेड ऑफ इनकम है जो कि रिसिप्ट बेसिस पे काम करता है। यानी कि ये कैश बेसिस पे, रिसिप्ट बेसिस पे चार्जेबल टैक्स होगा। जिस साल तुम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का अमाउंट रिसीव करोगे उस साल वो अमाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्स होगा। जिस साल तुम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का एक्सपेंस पे करोगे उस साल वो अमाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एज अ एक्सपेंस क्लेम की जा रही होगी। क्या ये समझ आता है? मैं अब हमारे पास इन्होंने हमें कुछ एग्जांपल्स बताइए कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या अमाउंट टैक्स हो सकता है। सबसे पहले आ रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड द फॉलोइंग अमाउंट। नंबर वन, डिविडेंड। फिजिकल तो देख रहे हैं, यहाँ ही अपने लाइव भी लगा दिया है सर। डिविडेंड के हवाले से और प्रॉफिट ऑन डेट के हवाले से हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि डिविडेंड और प्रॉफिट ऑन डेट ये वो इनकम्स हैं जो कि एफटीआर की है और आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछी जाती है और कोई मुश्किल ट्रीटमेंट नहीं है। देखें सर, अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो डिविडेंड हमेशा फाइनल टैक्स रिजीम में ही टैक्स होगा। डिविडेंड हमेशा फाइनल टैक्स रिजीम में ही टैक्स होगा। और डिविडेंड के ऊपर फाइनल टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? ग्रॉस डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 15%। ग्रॉस डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 15%। सर ये ग्रॉस डिविडेंड का क्या मतलब है? सर ग्रॉस डिविडेंड का मतलब है इंक्लूसिव ऑफ जक़ात। यानी कि जक़ात के अमाउंट को शामिल करके जो आपका ग्रॉस डिविडेंड का अमाउंट बन रहा है, इसके ऊपर आपने 15% डिविडेंड का फाइनल टैक्स कैलकुलेट करना है। सर एक चीज याद रखिएगा कि ये जो फाइनल टैक्स की अमाउंट्स होती है ना, या जो फाइनल टैक्स की इनकम होती है, ये किसी हेड ऑफ इनकम में क्लासिफाई नहीं होती। ये किसी हेड ऑफ इनकम में क्लासिफाई नहीं होती। यानी कि हम इसे सैलरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट नहीं बनाएंगे। पांच हेड्स की इनकम, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के बाद जब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो वहां डिविडेंड की इनकम पे फाइनल टैक्स सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे, डिविडेंड का ग्रॉस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 15%। सिंपल है। इसके बाद जो दूसरी एफटीआर की इनकम है, जो दूसरी एफटीआर की इनकम है, दैट इज प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट के हवाले से बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत मल्टीपल तरह की टैक्सेशन है जो कि आपके लॉ में एग्जिस्ट करती है। मैं सिर्फ आपको वो बात बताऊंगा जो आपके कैप टू लेवल पे रेलेवेंट और एग्जामिनेबल है। देखें, प्रॉफिट ऑन डेट का अमाउंट या तो हमें किसी सेविंग अकाउंट पे मिल रहा होगा, या किसी बैंक के टीडीआर पे मिल रहा होगा, या कोई और क्या हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे मिल सकता है। प्रॉफिट ऑन डेट, सूद की इनकम, या तो आप बैंक में कोई प्रॉफिट ऑन लॉस सेविंग अकाउंट खुलवा के कमा सकते हो, या कोई टीडीआर में इन्वेस्ट कर सकते हो, या गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी, नेशनल सेविंग स्कीम, पीआईबी, स्टीबल, इन तरह की चीजों में इन्वेस्ट करके कमा सकते हो। या फिर हो सकता है कि आपने कोई लोन दिया हो किसी रिलेटिव को या किसी फ्रेंड को। अब होगा ये कि अगर आपने
किसी सेविंग अकाउंट में, किसी टीडीआर में, किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके सूद की इनकम कमाई ना, इसके ऊपर आपका विदहोल्डिंग टैक्स लग रहा होगा। इसके ऊपर आपका विदहोल्डिंग टैक्स लग रहा होगा। होता ही है कि जब आप बैंक के पास या गवर्नमेंट के पास पैसे रखवाते हो ना, तो बैंक जब आपको प्रॉफिट ऑन नेट पे करता है ना, तो वो आपका टैक्स डिडक्ट कर लेता है। लेकिन अगर आपने अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन, इन लोगों को लोन दिया, तो ये आपका विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लॉ के तहत पाबंदी नहीं है कि वो आपका टैक्स डिडक्ट करें। वो अपना टैक्स भी नहीं करे, आपका क्या डिडक्ट करेंगे? सही है, तो दोनों में फर्क है। जब मैं बैंक में या गवर्नमेंट के पास पैसा इन्वेस्ट करता हूं, तो गवर्नमेंट मुझे इंटरेस्ट पे करते वक्त ही मेरा टैक्स काट लेती है। लेकिन अगर मैं अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को लोन दे रहा हूं, तो वो मुझे इंटरेस्ट पे करते वक्त मेरा टैक्स नहीं काटते। इसकी वजह से इसका नेचर बदल जाता है। जो हमने अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को लोन दिया, ये हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होगा। और ये हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का मतलब है स्लैब रेट पे टैक्स होगा। लेकिन जो हमने गवर्नमेंट में इन्वेस्ट किया, टीडीआर में इन्वेस्ट किया, सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट किया, ये अप टू 5 मिलियन आपका एफटीआर में टैक्स होगा। ये अप टू 5 मिलियन आपका एफटीआर में टैक्स होगा। और अबव 5 मिलियन एमटीआर में टैक्स होगा। लेकिन एमटीआर क्या भला है, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपसे कैफ टू लेवल पे कभी नहीं पूछेगा। आपको अगर प्रॉफिट ऑन डेट की ये वाली अमाउंट दे रहा है, तो वो 5 मिलियन से कम ही देगा। और वो जो 5 मिलियन से कम अमाउंट देगा, वो हमारा फाइनल टैक्स रिजीम में चार्जेबल टू टैक्स होगा। यानी कि अगेन, ये फाइनल टैक्स रिजीम का मतलब है, इसको किसी हेड में क्लासिफाई नहीं करोगे। जो भी हमारे पास प्रॉफिट ऑन डेट का ग्रॉस अमाउंट होगा, जो भी हमारे पास प्रॉफिट ऑन डेट का ग्रॉस अमाउंट होगा, इसके ऊपर हम टैक्स रेट अप्लाई करके फाइनल टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। जनरली इसके ऊपर जकात होगी ही, जकात नशर ऑर्डिनेंस के लिए, मतलब इस पे नॉर्मल जकात होगी भी नहीं। क्योंकि बैंक आपको जब प्रॉफिट दे रहा होता है, तो वो जो जकात काटता है ना, वो जकात नशर ऑर्डिनेंस के तहत ही काटता है। लेकिन आप ग्रॉस प्रॉफिट ऑन डेट पे लेकिन आप ग्रॉस प्रॉफिट ऑन डेट पे 15% या जो भी टैक्स रेट है, उसके हिसाब से फाइनल टैक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो ये चीज अपने पास नोट कर लें। थियोरेटिकली ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल के सवाल में एक आधी एडजस्टमेंट प्रॉफिट ऑन डेट या डिविडेंड की आ ही जाती है। ये अपने पास नोट कर लो। कर लिया तो अभी हमने।
कर लिया हमने कॉपी। सर आगे बढ़ते हैं। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन सी अमाउंट, वैसे तो उन्होंने बहुत सारी अमाउंट लिखी है, लेकिन डिविडेंड और प्रॉफिट ऑन डेट के बारे में मैंने आपको बताया कि डिविडेंड की अमाउंट एफटीआर में टैक्स होती है, तो वो हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएंगे नहीं। प्रॉफिट ऑन डेट का अमाउंट अगर हमें अपने रिलेटिव से, अपने दोस्त यार से मिल रहा है, तो ये प्रॉफिट ऑन डेट का अमाउंट हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होगा। इसके अलावा रॉयल्टी का एक अमाउंट हो सकता है, लेकिन आपके लेवल पे मुझे नहीं लगता कि वो रॉयल्टी का अमाउंट आपसे पूछेगा। रॉयल्टी बेसिकली ये होता है कि अगर हम कोई अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी को यूज करने के लिए दे, अगर हम अपना कोई ब्रांड, कॉपीराइट, पेटेंट, लाइसेंस, इस तरह की चीज किसी को यूज करने के लिए दे, तो उसके मद में जो हमें कंसिडरेशन मिलती है, दैट कंसिडरेशन इज कॉल्ड रॉयल्टी। नहीं, इसके बाद प्रॉफिट ऑन डेट के हवाले से एक पैरा है, लेकिन इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसको कवर नहीं कर रहा। ग्राउंड रेंट, जिसको हम जिक्र कर चुके थे कि अगर ग्राउंड रेंट में पे कर रहा हूं तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एक्सपेंस है। अगर ग्राउंड रेंट में पे कर रहा हूं तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एक्सपेंस है, लेकिन अगर ग्राउंड में मैं अर्न कर रहा हूं, मैं कमा रहा हूं, तो इसे मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्स करवाऊंगा। इसके बाद एक अमाउंट है एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड अंडर एनी टैक्स लॉ। एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड अंडर एनी टैक्स लॉ, ये एग्जाम में एक दो दफा आया है, तो गौर से सुनिएगा। देखिए, जब हम अपना रिटर्न बनाते हैं तो उसमें हम अपनी इनकम्स कैलकुलेट करते हैं, इनकम के ऊपर टोटल इनकम आ जाती है, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाती है, और टैक्स लायबिलिटी के बाद हम माइनस करते हैं विद होल्डिंग टैक्सेस और एडवांस टैक्सेस। ऐसा ही है ना? टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद हम अपने विद होल्डिंग टैक्सेस और एडवांस टैक्सेस माइनस कर देते हैं। अगर हमारी टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा हमारा विद होल्डिंग टैक्स हो, तो हमारे पास टैक्स पेबल नहीं, टैक्स रिफंडेबल आ जाता है। लीगली स्पीकिंग ये वो पैसे हैं जो आपने एफबीआर से लेने हैं, ये वो पैसे हैं जो आपने टैक्स एफबीआर से रिकवर करने हैं। लॉ में ऐसे प्रोविजंस प्रोवाइडेड हैं कि अगर एफबीआर वाले आपका रिफंड आपको टाइम पे ना दे, तो फिर वो पाबंद हो जाते हैं कि उस टैक्स रिफंड की अमाउंट के साथ साथ आपको कंपनसेशन में एडिशनल अमाउंट भी पे करें। भाई फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना रिटर्न बनाया, उसमें 10 लाख रुपए की लाइबिलिटी आई, 11 लाख रुपए की मेरी विदहोल्डिंग हो गई है, तो मेरा 1 लाख रुपए रिफंडेबल बन जाएगा। अब मैं कमिश्नर के पास जाके बोलूंगा मुझे ये मेरे 1 लाख रुपए चाहिए। अगर कमिश्नर वो 1 लाख रुपए देने में लेट कर देता है, तो फिर कमिश्नर मुझे 1 लाख रुपए के अमाउंट के ऊपर एक कंपनसेशन, एक एडिशनल अमाउंट भी दे रहा होगा। आपका एग्जामिनर क्या करता है? आपका एग्जामिनर ये कह देता है कि भाई हमने करंट ईयर में 1,20,000 का अमाउंट रिकवर किया, 1 लाख का अमाउंट टैक्स रिफंड था, और 20,000 का अमाउंट एडिशनल अमाउंट फॉर डिलेड रिफंड था। हम क्या करेंगे? जो 1 लाख रुपए का हमें टैक्स रिफंड मिला है ना, ये हमारी इनकम नहीं है, ये हमारी इनकम, वो तो आपका ही पैसा आपको वापस मिला है। लेकिन ये जो 20,000 रुपए तुम्हें ऊपर मिले ना, ये 20,000 रुपए तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्स हो जाएगा। देखो, दो एडजस्टमेंट जो मैंने देखी, एक में तो ये था कि आपको सारी इनकम्स कैलकुलेट करनी थी। आपको बताया कि मैंने 1,20,000 टैक्स वालों से रिकवर किया, 1 लाख रिफंड था, 20,000 रुपए डिलेड अमाउंट का एडिशनल अमाउंट था, तो वो 20,000 का मैं क्या करूंगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्स करवा दो। एक इनकम फ्रॉम बिजनेस के सवाल में ये था कि आपको पूरा पीनल दिया हुआ था, पूरा पीनल दिया हुआ होता है ना, अदर इनकम में लिखा हुआ था कि अदर इनकम इंक्लूड्स 1 लाख ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स रिफंड एंड 20,000 ऑन अकाउंट ऑफ एडिशनल अमाउंट बिकॉज ऑफ डिलेड रिफंड। तो यानी कि उसने अकाउंटिंग पीएनएल में अदर इनकम में टैक्स रिफंड का अमाउंट भी डाला हुआ है, जो हमारी इनकम नहीं है। तो अब आप पीबीटी से वो 1 लाख का अमाउंट माइनस कर दोगे, बिकॉज दिस इज नॉट योर इनकम, और वो जो 20,000 रुपए वाला अमाउंट है वो हमारी इनकम है, उसे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेकर चले जाएंगे। क्लियर है? फिर हमारे पास कुछ 4 अमाउंट्स ऐसी आ रही है जिसे मैंने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की एक्सेप्शन में कवर करवा दिया था। इनकम फ्रॉम लीज और सबलीज ऑफ बिल्डिंग, इनकम फ्रॉम लीज ऑफ एनी बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, इनकम फ्रॉम प्रोविजन ऑफ अमेनिटीज, यूटिलिटीज और सर्विस कनेक्टेड टू रेंटिंग फॉर बिल्डिंग, amount received by the person is consideration for vacating the possession of a building or part thereof, reduced by the amount paid by the person to acquire the possession of such building or part thereof.
इनको रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है ना, कि हमने अभी थोड़ी देर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की एक्सक्लूजन में कवर की है। सर और क्या क्या हो सकता है? सर कोई एन्युटी या पेंशन का अमाउंट आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे भी एक चीज, अगर आपको एन्युटी या पेंशन अपने एम्प्लॉयर से मिल रही है ना, तो वो अदर सोर्सेज नहीं है, वो सैलरी है। तो ये कौन सी एन्युटी या पेंशन है? जो आपने सेपरेटली कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर रखी है। भाई फॉर एग्जाम्पल मैं किसी जगह पे काम नहीं कर रहा, मेरा कोई एम्प्लॉयर नहीं है, लेकिन मुझे भी तो फिक्र है ना कि 60 साल के बाद मेरा क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ईएफयू लाइफ इंश्योरेंस, जिबली लाइफ इंश्योरेंस के पास जाके अपनी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेता हूँ, कोई पेंशन पॉलिसी खरीद लेता हूँ। तो अब इंश्योरेंस कंपनी से जो मुझे पॉलिसी पेंशन मिलेगा, वो मुझे एम्प्लॉयर से नहीं मिला। तो वो वाली जो मेरी पेंशन है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्स होगा। अगर एम्प्लॉयर से पेंशन मिल रही है तो सैलरी है। अगर एम्प्लॉयर के अलावा किसी इंश्योरेंस कंपनी से पेंशन मिल रही है तो दैट वुड बी योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फिर प्राइज बॉन्ड, विनिंग फ्रॉम रेफर, लॉटरी, प्राइज एंड विनिंग क्विज, प्राइज ऑफर्ड बाय द कंपनी फॉर प्रमोशन ऑफ सेल और क्रॉसवर्ड पजल। आपकी कोई लॉटरी लग जाती है, कोई बॉन्ड खुल जाता है, कोई भी किस्म की प्राइज एंड विनिंग्स वगैरह, उससे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्स करवाएंगे। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज कंसिडरेशन, इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखें, अगर आपके पास कोई जमीन है और इस जमीन के नीचे कोई नेचुरल रिसोर्सेज है, आप गवर्नमेंट को या किसी भी कंपनी को उन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोरेशन के अगेंस्ट पैसा रिकवर करते हो, तो वो जो पैसा है वो जमीन के लिए नहीं है, वो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, तो वो पैसा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होगा। अगर गवर्नमेंट या कंपनी आपसे ये कहती है कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, थोड़ी नेचुरल रिसोर्सेज ही दे देंगे, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज की फेयर मार्केट वैल्यू भी हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही टैक्स हो जाएगी। पूछेगा नहीं, सिर्फ पॉइंट को रीड करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, कि अगर प्रॉपर्टी से नेचुरल रिसोर्सेज के अगेंस्ट आपको पैसे मिल रहा है या कोई और बेनिफिट मिल रहा है, इससे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स करवा रहे होंगे। इस पॉइंट में भी पेंशन की बात है। ये एक एडवांस सेक्शन है जो कि फाइनल में तुम कवर करोगे, कि अगर आपके पास कोई ऐसी इनकम, कोई ऐसा एसेट पकड़ा जाए जिसकी आप सोर्स ना बता सको कि कहां से आया, तो फिर लॉ मेकर वो भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में डाल देते। और इनकम अराइजिंग फ्रॉम द शेयर ऑफ कंपनी फ्रॉम द इशूएंस ऑफ बोनस शेयर्स, अगेन ये आपके लेवल पे नहीं टेस्ट करना चाहिए। अगर कर लेता है तो फिर बोनस शेयर्स को अदर सोर्सेज में डाल देंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि अदर बोनस शेयर्स की टैक्सेशन आपसे पूछेगा। रीजन बीन क्योंकि ये भी एक एडवांस एरिया है, एफटीआर में टैक्स होता है सेक्शन 236 जी के तहत, जो कि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं, हम सी फाइनल में देखेंगे। सर ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ दो पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रैक्टिकल और एग्जामिनेबल है, इनको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। इन दो तीन पॉइंट्स के अंदर, इन दो पॉइंट्स के अंदर लोन और गिफ्ट की टैक्सेशन का जिक्र किया गया, लोन और गिफ्ट की टैक्सेशन का जिक्र किया गया है। क्या सबका ध्यान हो? पहले मैं बात कर रहा हूं लोन और एडवांस की अमाउंट की। अगर आप किसी से कोई लोन का अमाउंट रिकवर करते हो, लॉ मेकर आपसे सिंपल सी रिक्वेस्ट ही करता है कि अगर आप किसी से लोन ले रहे हो, हमें कोई मसला नहीं है, बस उस लोन को बैंकिंग चैनल के थ्रू लो और ऐसे बंदे से लो जिसका एनटीएन है। उस लोन को किसी बैंकिंग चैनल के थ्रू लो या ऐसे बंदे से लो जिसका एनटीएन है, ताकि लॉ की, ताकि गवर्नमेंट की ट्रेसिंग में वो चीज आए, तो गवर्नमेंट इसको ट्रेस कर सके कि हाँ वाकई में ये जेनुअनली लोन का अमाउंट था, आपने किसी वैलिड बंदे से लिया। अगर आपने लोन का अमाउंट बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं लिया या किसी ऐसे बंदे से लिया जो एनटीएन होल्डर नहीं है, तो फिर लॉ वाला मजबूरी में उस लोन के अमाउंट को आपकी इनकम बनाकर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स करवा देगा। तो ये पॉइंट्स में रीड नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ये सारी बातें समराइज करने की कोशिश की यहाँ पे। अगर आप कोई लोन या एडवांस लेते हो किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो ये तो एक रेगुलेटेड ट्रांजेक्शन है, तो ये आपकी इनकम नहीं है। अगर आप लोन लेते हो बैंकिंग चैनल के थ्रू किसी एनटीएन होल्डर से, ये भी ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंटेड है, ये आपकी इनकम नहीं है। लेकिन अगर आपने लोन कैश में लिया या किसी ऐसे बंदे से लिया जो कि एनटीएन होल्डर नहीं है, तो भले वो एक्चुअली आपका लोन हो, लेकिन चूंकि आपने वो कैश में लिया या किसी ऐसे बंदे से लिया जिसके पास एनटीएन नहीं है, तो अभी आपकी इनकम बन जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। उठाओ से।
अब इसके बाद कोई और ग्रैंड वर्कशॉप थोड़ी होगी, बस ये लास्ट है। सर मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर हम कोई लोन बैंकिंग कंपनी से लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, तो ये तो एक रेगुलेटरी ट्रांजेक्शन है, ये आपकी इनकम नहीं है। अगर हम लोन अपने किसी जानने वाले से लेते हैं, तो भले बैंकिंग चैनल से ले और एनटीएन होल्डर होना चाहिए, तो भी आपकी ये इनकम नहीं है। लेकिन अगर आपने लोन कैश में लिया या बैंकिंग चैनल के थ्रू किसी ऐसे बंदे से लिया जो कि एनटीएन होल्डर नहीं है, भले वो एक्चुअल में आपका लोन ही क्यों ना हो, लॉ मेकर अब इसे इनकम एज्यूम करवाकर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्स करवा देगा। क्या ये समझ आता है हमें? सर इसके बाद जो और एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि हमने कवर करना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, वो है टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट, कि गिफ्ट की टैक्सेशन किस तरह से होगी। अब गिफ्ट की टैक्सेशन को समझने के लिए पहले हमने गिफ्ट को दो कैटेगरीज में तोड़ा है। गिफ्ट कैन बी आइदर मॉनिटरी गिफ्ट और नॉन मॉनिटरी गिफ्ट। गिफ्ट कैन बी आइदर मॉनिटरी गिफ्ट और नॉन मॉनिटरी गिफ्ट, यानी आपको गिफ्ट में पैसे दिए जा रहे हैं या कोई चीज दी जा रही है। अगर नॉन मॉनिटरी गिफ्ट है और वो आपको रिलेटिव से मिल रहा है, तो ये आपकी इनकम नहीं समझा जाएगा। लेकिन अगर आपको नॉन मॉनिटरी गिफ्ट नॉन रिलेटिव से मिल रहा है, तो अब ये आपकी इनकम ट्रीट किया जाएगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्स हो जाएगा। कुछ बातें हैं अपने पास नोट करने के लिए, लिख लेना। देखो फॉर एग्जांपल फहद मेरा भाई है। फहद ने कुछ ज्वेलरी खरीदी 10 लाख रुपए की। फहद मेरा भाई है, फहद ने कुछ ज्वेलरी खरीदी 10 लाख रुपए की, और कुछ अरसे बाद वो ज्वेलरी मुझे गिफ्ट कर दी। कुछ अरसे बाद वो ज्वेलरी मुझे गिफ्ट कर दी। जिस वक्त फहद ने वो ज्वेलरी मुझे गिफ्ट की ना, उस वक्त वो 10 लाख की नहीं, उस वक्त वो 13 लाख रुपए की थी। तो चूंकि फहद मेरा भाई है और मुझे नॉन मॉनिटरी गिफ्ट दे रहा है, तो ये मेरे लिए इनकम कंसिडर नहीं होगा। सवाल ये क्रिएट होता है कि मेरे लिए वो ज्वेलरी की कॉस्ट क्या होगी, फहद के 1 मिलियन या उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू 13 लाख। सर मेरे हाथों में उस ज्वेलरी की कॉस्ट 10 लाख रुपए होगी, जो कि फहद के हाथों में ओरिजिनल कॉस्ट थी। अगर आपको गिफ्ट आपके रिलेटिव से मिल रहा है, ये टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन आपके हाथों में कॉस्ट वही रहेगी जो कि गिफ्ट देने वाले की कॉस्ट थी। सर हमने आईकेप के सॉल्यूशंस देखे, तो आईकेप के सॉल्यूशंस में तो कुछ और होता है। आईपी के सॉल्यूशंस में गलत नहीं किया हुआ होता, लेकिन वो पास पेपर के सॉल्यूशंस आउटडेट हो गए। ये ऐसा प्रोविजन है जिसमें लॉ में बार बार चेंज आया है, तो जो हम पुराने सॉल्यूशंस देखते हैं वो आउटडेट हो गए, वो गलत नहीं है, वो उस वक्त के हिसाब से सही थे। आज लॉ की पोजीशन क्या है कि अगर आपको रिलेटिव से नॉन मॉनिटरी गिफ्ट मिलता है, फिर चाहे वो ज्वेलरी हो, शेयर्स हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, आपके हाथों में ये गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा, और जो गिफ्ट देने वाले के हाथों में कॉस्ट थी, वही आपके हाथों में कॉस्ट कंटिन्यू होगी। क्या ये समझ आता है? सर दूसरी बात, सर फहद मेरा रिलेटिव नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, या कोई और रिलेशनशिप है, और अब फहद 10 लाख रुपए की ज्वेलरी और अब फहद 10 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीद कर कुछ अरसे बाद मुझे गिफ्ट करता है, जब इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 13 लाख हो गई है। तो चूंकि फहद मेरा रिलेटिव नहीं है, चूंकि फहद मेरा रिलेटिव नहीं है, तो अब जो फहद से मुझे ज्वेलरी गिफ्ट में मिल रही, ये मेरे लिए इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। 10 लाख रुपए पे या गिफ्ट के वक्त 13 लाख रुपए पे? 13 लाख रुपए पे। अब ये ज्वेलरी मेरे हाथों में 13 लाख पे टैक्स होगी, फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ गिफ्ट। और अब मेरे लिए ज्वेलरी की कॉस्ट क्या होगी, 13 लाख हो जाए। सर ये बातें याद नहीं रहेगी, थोड़ा ध्यान से सुना है। अगर फहद मेरा रिलेटिव है, 10 लाख की ज्वेलरी खरीद कर मुझे गिफ्ट कर देता है, जब ये 13 लाख की हुई, मेरे हाथों में ये टैक्स नहीं होगा और मेरे लिए कॉस्ट 10 लाख की रहेगी। लेकिन अगर फहद मेरा रिलेटिव नहीं है, 10 लाख की ज्वेलरी खरीदता है, जिस वक्त मुझे गिफ्ट करता है वो 13 लाख बन गई, तो अब ये मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। 13 लाख की फेयर मार्केट वैल्यू पे टैक्स होगी और मेरे लिए 13 लाख रुपए ही इस एसेट की, इस ज्वेलरी की कॉस्ट बन जाएगी। क्या ये याद रहेगा? मैं क्या ये समझ आ रहा है? मैं सर फहद के हाथों में क्या होगा? दोनों सिचुएशन में फहद ने मुझे जो ज्वेलरी गिफ्ट करी, क्या फहद के लिए डिस्पोजल पे आने वाला गेन और लॉस टैक्स होगा? जिस सिनेरियो में फहद मेरा रिलेटिव है ना, फहद ने जो मुझे ज्वेलरी गिफ्ट की ना, फहद के हाथों में कोई गेन और लॉस अराइज नहीं होगा। लेकिन दूसरे वाले सिनेरियो में जब फहद मेरा रिलेटिव नहीं है, तो फहद ने अगर मुझे ज्वेलरी गिफ्ट करी, तो फहद के लिए डिस्पोजल टैक्सेबल हो जाएगा।
और ज्वेलरी की टैक्सेशन आप कैपिटल की। तो देखिए, अगर दो पार्टीज रिश्तेदार है, एक दूसरे को कुछ भी ले या दे, दोनों को तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर दोनों पार्टीज रिश्तेदार नहीं है और एक दूसरे को कुछ ले या दे, तो देने वाले को भी डिस्पोजल पे टैक्स देना पड़ेगा, लेने वाले को भी गिफ्ट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। याद रहेगा ये हमें? सर, मॉनिटरी गिफ्ट, मॉनिटरी गिफ्ट हो तो क्या होगा अगेन, अगर मॉनिटरी गिफ्ट नॉन रिलेटिव से मिल रहा है, अगर मॉनिटरी गिफ्ट नॉन रिलेटिव से मिल रहा है, तो फिर वो कैश हाथों में दिया जाए या वो बैंक में दिया जाए। अगर मॉनिटरी गिफ्ट, अगर मॉनिटरी गिफ्ट नॉन रिलेटिव से दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, तो फिर चाहे वो कैश की फॉर्म में हो, चाहे वो बैंक की फॉर्म में, चूंकि सामने वाला नॉन रिलेटिव है, ये गिफ्ट का मिलना आपके लिए टैक्स की शक्ल में तकलीफ दे रहा होगा। सर, अगर मेरा कोई नॉन रिलेटिव, अगर कोई नॉन रिलेटिव मुझे मॉनिटरी गिफ्ट देता है, चाहे वो कोई एनवेलप में कैश की फॉर्म में दे, चाहे मेरे बैंक में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दे, क्योंकि मुझे नॉन रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है, तो ये गिफ्ट का मिलना मेरे लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्जेबल टैक्स होगा। अच्छा, कैश या बैंक के थ्रू गिफ्ट देने वाले के हाथों में कोई टैक्सेशन अराइज नहीं होगी, क्योंकि आपके पास से कोई एसेट नहीं जा रहा, आपके पास से कैश जा रहा है। अगर मॉनिटरी गिफ्ट रिलेटिव से दिया जा रहा है या रिलेटिव्स के दरमियान ट्रांसफर हो रहा है, तो फिर लॉ मेकर ये कहता है कि अगर मॉनिटरी गिफ्ट रिलेटिव के थ्रू दिया जा रहा है, तो बैंकिंग चैनल के थ्रू और एनटीएन होल्डर दे, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर रिलेटिव ने मॉनिटरी गिफ्ट कैश में दिया या फिर विदाउट एनटीएन होल्डर दिया, तो अब अगेन ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगा। अगेन ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगा। क्या ये बातें याद रहेगी हमें? सर, मैं रिपीट करता हूं, बैंक से लोन लूंगा, टैक्सेबल नहीं है। क्रॉस बैंकिंग चैनल के थ्रू एनटीएन होल्डर से लोन लूंगा, टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अगर कैश में लोन लिया या बैंकिंग चैनल के थ्रू नॉन एनटीएन होल्डर से लिया, अब ये लोन होने के बावजूद मेरी इनकम बन जाएगा। सर, नॉन मॉनिटरी गिफ्ट रिलेटिव से लूंगा, ये मेरी इनकम नहीं है, और मेरे लिए कॉस्ट वही होगी जो गिफ्ट देने वाले की कॉस्ट थी। सर, नॉन मॉनिटरी गिफ्ट नॉन रिलेटिव से लूंगा, ये मेरे लिए इनकम है एट द फेयर मार्केट वैल्यू, और वही फेयर मार्केट वैल्यू उस नॉन मॉनिटरी एसेट की कॉस्ट बन जाएगी। सर, अगर मॉनिटरी गिफ्ट नॉन रिलेटिव से ले रहा हूं, फिर चाहे कैश हो चाहे बैंक हो, इन एनी केस ये टैक्सेबल ही होगा। सर, अगर मॉनिटरी गिफ्ट रिलेटिव से ले रहा हूं, अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू और रिलेटिव के पास एनटीएन है, मेरे लिए इनकम नहीं है। लेकिन अगर मॉनिटरी गिफ्ट रिलेटिव से कैश में लिया या बैंकिंग चैनल के थ्रू लिया, मगर रिलेटिव एनटीएन होल्डर नहीं है, तो अब ये मेरे लिए मॉनिटरी गिफ्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स हो जाएगा। क्या ये याद रहेगा? मैं ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई, ये सारी डिफरेंट सिनेरियोज में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अब मैं अभी फिलहाल इसको टाइम जाने का। सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इनकम रिसीट बेसिस पे टैक्स होगी और एक्सपेंडिचर आपका पेड बेसिस पे अलाउ होगा। इनकम रिसीट बेसिस पे टैक्स होगी और एक्सपेंडिचर आपका पेड बेसिस पे अलाउ हो रहा होगा। एक छोटा सा कनेक्टिंग सेक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, इनकम ऑफ ऑथर। इनकम ऑफ ऑथर के सेक्शन में लिखा है कि अगर कोई लिटरेचर या आर्टिस्टिक वर्क का ऑथर है, अगर कोई लिटरेचर या आर्टिस्टिक वर्क का ऑथर है, और जो भी उसने लिटरेचर या आर्ट्स के ऊपर काम किया, उस काम का वर्क ड्यूरेशन 24 महीने से एक्सीड कर जाए। अगर कोई ऑथर है जो कि किसी लिटरेचर पे कोई किताब लिख रहा है या कोई भी आर्ट वगैरह पे काम कर रहा है, और उसके जो काम का ड्यूरेशन है ना, वो 24 मंथ से एक्सीड कर जाए, तो जब भी वो अपने काम के अगेंस्ट इनकम यानी कि रॉयल्टी इनकम कमाएगा, इस रॉयल्टी इनकम को भी हम एक साथ पूरा का पूरा टैक्स नहीं करवाएंगे, बल्कि डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। एक हिस्सा करंट ईयर में, एक हिस्सा पिछले साल में, और एक हिस्सा पिछले से पिछले साल में टैक्स करवाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने सैलरी इन एरियर्स की टैक्सेशन पढ़ी। अगर लेट से कि मैं एक किताब लिखता हूं और उसमें मुझे 30, एक किताब लिखता हूं और उसमें मुझे 5 साल लग जाता है, और 5 साल बाद वो किताब मैंने किसी पब्लिशर को सेल कर दी, किसी एसोसिएशन को सेल कर दी, तो मुझे जो भी अमाउंट मिलेगा उस अमाउंट को मैं करूंगा डिवाइडेड बाय 5 और 3। वर्क ड्यूरेशन 24 महीने से एक्सीड करके, फिर वो 24 साल ही क्यों ना हो, आप हमेशा डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। एक हिस्सा करंट ईयर में, बाकी 2 हिस्से पिछले और पिछले से पिछले साल में चार्जेबल टैक्स करवा रहे थे।
सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की एक्सपेंस डिडक्शन, देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की एक्सपेंस डिडक्शन बड़ी सिंपल सी है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को कमाने के लिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को कमाने के लिए जो सारे खर्चे आपने पे किए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को कमाने के लिए जो सारे खर्चे आपने पे किए और वो रेवेन्यू नेचर के हैं, और वो रेवेन्यू नेचर के हैं, उन सारे खर्चों को हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पेमेंट बेसिस पे क्लेम कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कमाने के लिए आपने जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस पे किए हैं, मेरे लफ्जों पे ध्यान दीजिएगा, पे किए हैं और रेवेन्यू नेचर के, उनको मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्लेम कर सकता हूं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में आपको कैपिटल नेचर का खर्चा अलाउ नहीं होगा, सिवाय एक के। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको कैपिटल नेचर का खर्चा अलाउ नहीं होगा सिवाय एक के। एक हमने इनकम पढ़ी थी, इनकम फ्रॉम अ लीज ऑफ अ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, कि अगर आपकी बिल्डिंग में प्लांट एंड मशीनरी है तो उसकी रेंटल इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होती है। सिर्फ इस एक सिनेरियो में, सिर्फ इस एक सिनेरियो में आपको बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस मिल सकता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कमाने के लिए जितने भी रेवेन्यू नेचर के खर्चे पे करोगे वो एक्सपेंस के तौर पे क्लेम होंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कैपिटल नेचर का कोई खर्चा अलाउ नहीं होगा, विद ओनली वन एक्सेप्शन। अगर आप फैक्ट्री से रेंटल इनकम कमा रहे हो तो फैक्ट्री की बिल्डिंग के अगेंस्ट डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री की प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट इनिशियल लॉस और डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। और एक और पॉइंट है जो कि लिखा हुआ तो है लेकिन प्रैक्टिकली रेलिवेंट नहीं है, कि अगर आपने कोई प्रॉफिट ऑन डेट की इनकम कमाई, उसके ऊपर आपका जकात डिडक्ट हुआ, तो जकात को भी एज एक्सपेंस क्लेम किया जा सकता है। अगर आपने कोई प्रॉफिट ऑन डेट की इनकम कमाई और उस पर कोई जकात डिडक्ट हुई, तो जकात को हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एज ए एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये रेलिवेंट क्यों नहीं है? क्योंकि आपके लेवल पे जो प्रॉफिट ऑन डेट की इनकम आएगी वो आप कहाँ टैक्स करवा रहे होगे? एफटीआर में। आप उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स करवाओगे ही नहीं। सर जब कुछ इतना कुछ कवर कर ही लिया तो बस लॉसेस वाली बात भी कवर कर लेते तो हमारा ये कॉन्सेप्चुअली कवर हो जाएगा। बस लॉसेस की बात के बाद हम ब्रेक लेते। सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लॉस आ सकता है? यस, क्योंकि एक्सपेंसेस हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लॉस आ सकते हैं क्योंकि एक्सपेंसेस हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अपना लॉस दूसरों को दे सकता है सिवाय सैलरी के। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लॉस आ भी सकता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अपना लॉस दूसरों को दे सकता है सिवाय सैलरी के। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का लॉस भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का लॉस भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दूसरे हेड का लॉस ले सकता है? यस, क्योंकि सैलरी वो वाहिद हेड है जो किसी और हेड का लॉस बर्दाश्त नहीं करता। सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की एग्जैक्ट सेम ट्रीटमेंट? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी लॉस आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी लॉस आता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अपना लॉस दूसरों को दे सकता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अपना लॉस दूसरों को दे सकता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी दूसरों का लॉस ले सकता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दूसरों का लॉस ले सकता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का लॉस भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा होगा। मेरी बात समझ आती है हमें? सर तो यहां तक हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के प्रोविजन का रिवीजन किया है। ब्रेक के बाद हमारे पास कुछ तगड़े सवाल हैं जिसमें हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और सैलरी, इनको मिला जुलाकर टैक्सेशन कवर करवाई जाएगी। तो सिर्फ हम अभी ब्रेक में नमाज पढ़ेंगे, खाना नहीं खाएंगे, लंच ब्रेक में आपको सेपरेटली दूंगा। चलिए जी रिज्यूम करते हैं सर। ब्रेक से पहले हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देख रहे थे और ब्रेक से पहले हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के प्रोविजन रिवाइज कर लिए थे। अब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से पर्टेनिंग कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे सामने ऑटम 19 की अटेम्प्ट का हमारे सामने ऑटम 19 की अटेम्प्ट का एक सवाल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी ऑफ ऑटम 19, 10 मार्क्स। कहते हैं ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2009 Amjad carried out the following transaction in respect of his properties. सर टैक्स ईयर 2009 के लिए हमारे पास अमजद की कुछ 3 से 4 ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और रिक्वायरमेंट में कहता है कि इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट अंडर द अप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम टैक्सेबल इनकम ऑफ अमजद फॉर द टैक्स ईयर 2009। हमें मिस्टर अमजद की टैक्स ईयर 2009 की एक तो करेक्ट हेड ऑफ इनकम, टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है।
अब सवाल की इंफॉर्मेशन को रीड करें तो कहता है ऑन 1 जुलाई 2008 Amjad purchased a factory building in Sakkar along with the installed plant and machinery at a price of 9 million and 3 million respectively. To manage the shortage of fund of rupees 2 million, he borrowed the same on 1st July 2008 from his friend Shamshad through a cross check. The loan carried interest at the rate of 18% per annum. On 1st January X9, he let out this building along with the machinery to Basit at a monthly rent of 5 lakh payable in advance. देखें, साल के पहले दिन अमजद ने एक फैक्ट्री परचेज की और इस फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीनरी भी है। तो 9 मिलियन की बिल्डिंग है और 3 मिलियन की प्लांट एंड मशीनरी है। कह रहा है इस एसेट को परचेज करने के लिए हमारे पास 2 मिलियन कम थे, तो हमने अपने दोस्त से ये पैसा बोरो किया और पैसा हमने क्रॉस चेक के थ्रू लिया है और इस पैसे के ऊपर 18% का मार्कअप है। 1 जनवरी X9 पे हमने ये बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी बासित को रेंट पे दे दिया। 5 लाख रुपए का मंथली रेंट है और रेंट पेबल इन एडवांस है। तो अब देखिए, चूंकि फैक्ट्री बिल्डिंग की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि इसका जो रेंट है वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होगा। 5 लाख रुपए इंटू 6 मंथ्स, 5 लाख रुपए इंटू 6 मंथ्स, क्योंकि 1 जनवरी X9 पे हमने रेंट पे दिया तो 6 महीने का किराया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्जेबल टैक्स होगा। 9 मिलियन की फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर हम डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। 3 मिलियन की मशीनरी के ऊपर हम इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन दोनों क्लेम करेंगे। यहाँ पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी कि ये मशीनरी न्यू है या सेकेंड हैंड है, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये न्यू मशीनरी परचेज कर रहा है, तो हम इस पे इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन दोनों क्लेम करेंगे। फिर 2 मिलियन का हमने लोन लिया है अपने दोस्त शमशाद से और लोन क्रॉस चेक के थ्रू लिया है। तो अगर लोन क्रॉस चेक के थ्रू लिया है और शमशाद से लिया है तो इसका मतलब है कि इस लोन को हम चार्जेबल टू टैक्स नहीं करवाएंगे ऑन द अजम्पशन के शमशाद इज अ एनटीएल होल्डर। और इस लोन के ऊपर जो हमें 18% से मार्कअप पे करना पड़ रहा है, तो चूंकि ये लोन प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए है और इस प्रॉपर्टी से आने वाली रेंटल इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स हो रही है, तो ये इंटरेस्ट हम एज अ एक्सपेंस क्लेम कर रहे होंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मैंने एक्सपेंस के हवाले से क्या बात की थी, मैं रिपीट कर रहा हूं कि इनकम, देखें एक बात तो ये समझिएगा कि ये बात सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए नहीं, ये बात 5 हेड्स ऑफ इनकम के लिए है कि तुम्हें हर हेड ऑफ इनकम में वही एक्सपेंस अलाउ होता है जो कि उस हेड की इनकम को कमाने के लिए किया गया। अगर मैं आईक्यू का रेंट पे कर रहा हूं और अगर मैं अपने घर का भी रेंट पे कर रहा हूं, तो मैं अपने घर के रेंट को आईक्यू की इनकम से क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा पर्सनल एक्सपेंस है। लेकिन आईक्यू के बिजनेस से जो भी इनकम आएगी उससे मैंने आईक्यू की प्रॉपर्टी के लिए जो रेंट पे किया उससे मैं एज एक्सपेंस क्लेम कर सकता हूँ। तो चाहे इनकम फ्रॉम बिजनेस हो, चाहे अदर सोर्सेज हो, चाहे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो, एक्सपेंसेस का इनकम के साथ एक रिलेशनशिप, एक डायरेक्ट नेक्सस होना जरूरी है। वही एक्सपेंसेस हम क्लेम कर सकते हैं जो कि उस इनकम को ड्राइव करने के लिए, उस इनकम को अर्न करने के लिए इनकर किए गए। तो यहाँ पे चूंकि हमने ये लोन लेकर प्रॉपर्टी बाय करके उससे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जनरेट की, हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट क्लेम करेंगे। जो सारे खर्चे हमने अदर सोर्सेज की इनकम कमाने के लिए इनकर किए और वो पे किए, उससे हम ऐसा एक्सपेंस क्लेम कर रहे होंगे। फिर पॉइंट नंबर 2 में कहता है on 1st July 2008, Amjad let out his residential property situated in DHA Karachi to Mirza Limited at a monthly rent of 3 lakh. Rent for the 2 year was received in advance on 1st August 2008. 1 जुलाई पे हमने अपनी एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो कि डीएचए में है 3 लाख रुपए के माहाना किराए पे रेंट आउट की। 2 साल का किराया हमने एडवांस पे रिसीव किया 1 अगस्त 2008 पे। सर ये नॉर्मल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो इससे आने वाली इनकम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स होगी और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स होगी, तो यहाँ पर टैक्सेशन एक्रूअल बेसिस पे होगी। डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने 2 साल का रेंट एडवांस में लिया है, इस साल में 12 महीनों का रेंट ही चार्जेबल टू टैक्स होगा। आगे तो वैसे एक्सपेंसेस की डिटेल आ रही है, लेकिन एक एक्सपेंस तो मैं क्लेम करूंगा ही, दैट इज रिपेयर अलाउंस। फिर पॉइंट नंबर 3 में कहता है ऑन 1 जुलाई 2008, Amjad also entered into an agreement with Zishan for the sale of his plot in Quetta for 50 million. The plot had been purchased for 40 million in 2004. Under the terms of the sale agreement, he received 5 million at the time of signing the agreement, and the balance to be was paid on 30th September 2008. Due to financial difficulties, Zishan failed to pay the balance amount on the due date, and consequently, Amjad forfeited the advance in accordance with the terms of the agreement. सर साल के पहले दिन हमने अपना एक प्लॉट ऑफ लैंड जो कि कोयटा में लोकेटेड है उससे बेचने की कोशिश की 50 मिलियन।
40 मिलियन का हमने ये प्लॉट खरीदा था, 5 मिलियन का हमने एडवांस टोकन मनी रिसीव किया, बाकी अमाउंट 30 सितंबर पे मिलनी थी, लेकिन सामने वाले ने बकाया अमाउंट पे नहीं किया, तो हमने ये 5 मिलियन का अमाउंट इसका फोरफीट कर लिया, जो हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का रेंट है। और चूंकि ये फोरफिटेड डिपॉजिट प्लॉट ऑफ लैंड के अगेंस्ट है, तो इसके अगेंस्ट हम रिपेयर अलाउंस क्लेम नहीं कर रहे होंगे। रेंट का पार्ट तो है, लेकिन इसमें रिपेयर अलाउंस नहीं मिलेगा। तो कहता है फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स वर इनकर्ड बाय अमजद इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टीज इन सक्कर एंड कराची। देखिए सक्कर में ये फैक्ट्री बिल्डिंग थी, और कराची में ये डीएचए वाला हाउस था। इस पे इसने क्या खर्चा किया है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे खर्चा किया है, बिल्डिंग और मशीनरी पे, सक्कर में भी और कराची में सिर्फ बिल्डिंग पे, क्योंकि वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। ग्राउंड रेंट पे किया है दोनों का, इंश्योरेंस, बिल्डिंग इंश्योरेंस करवाई है दोनों की। अब देखें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो सक्कर वाली प्रॉपर्टी है उसका रेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में था ना, तो मैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी क्लेम करूंगा, मशीनरी का भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्लेम करूंगा, ग्राउंड रेंट भी क्लेम करूंगा, इंश्योरेंस भी क्लेम करूंगा, ये सब कुछ क्लेम हो जाएगा। किस सेट में? अदर सोर्सेज के हेड में। और कराची वाली प्रॉपर्टी का रेंट कहां जा रहा है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। तो रिपेयर मेंटेनेंस का एक्चुअल खर्चा नहीं क्लेम करेंगे, 1/5 ऑफ द ग्रॉस रेंट क्लेम करेंगे। ग्राउंड रेंट और इंश्योरेंस का खर्चा हम बिल्कुल क्लेम कर रहे होंगे। सॉल्व करते हैं इस सवाल को। ऑटम 19 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। हमारे पास टैक्स पेयर है अमजद, और टैक्स ईयर है 2009। पहले हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं, और फिर हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैलकुलेट करेंगे। देखिए पॉइंट नंबर 1 की इन्फॉर्मेशन तो अदर सोर्सेज में जाएगी। पॉइंट नंबर 2 में क्या था? 3 लाख रुपए का मंथली रेंट है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए, रेंट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, 3 लाख रुपए का मंथली रेंट है। और ये स्टार्ट कब हुआ है? 1 जुलाई एक सेट पे। रेंट हमें 1 महीने बाद मिला, लेकिन एग्रीमेंट तो 1 जुलाई पे स्टार्ट हो गया, तो पूरे 12 महीनों का किराया टैक्सेबल होगा। 3.6 मिलियन। फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 2 में फोरफिटेड डिपॉजिट है अगेंस्ट लैंड, और ये अमाउंट है हमारे पास 5 मिलियन। फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 4 में कराची से रिलेटेड प्रॉपर्टी के एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो रिपेयर इन बिल्डिंग को मैं इग्नोर कर दूंगा, एक्चुअल रिपेयर अलाउंस क्लेम करूंगा, कि हमारा अमाउंट चार्जेबल बन जाएगा 8.6। जो रिपेयर अलाउंस क्लेम होगा सिर्फ वो बिल्डिंग के रेंट के अगेंस्ट क्लेम होगा, तो 1/5 ऑफ 3.6 मिलियन, नॉट 8.6 मिलियन। तो ये आ जाएगा 7,20,000। फिर इसके अलावा ग्राउंड रेंट है 10,000 और इंश्योरेंस है 20,000। ये हमारे पास 7,850,000 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का अमाउंट आ गया।
इसके बाद हमारे पास फैक्ट्री का रेंट है जो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होगा। इसमें आएगा हमारे पास रेंट ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री का रेंट था 5 लाख रुपए 1 जनवरी X9 से, तो 6 महीने का रेंट 3 मिलियन 30 लाख। इससे हम एक्सपेंसेस लेस करेंगे। एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा, 2 मिलियन का हमने लोन लिया था अपने दोस्त से, जिसपे इंटरेस्ट था 18%। अब एक चीज, सर प्रॉपर्टी हमने बाय की 1 जुलाई 1 से 8 पे, यानी कि लोन 1 जुलाई 1 से 8 पे लिया था, तो इंटरेस्ट तो पूरे 12 महीनों का है। रेंटल इनकम हमने 6 महीनों की कमाई है, तो अब हम क्या करें सर? यहाँ पे अगर आप ये अजम्पशन लेते हो कि हमने प्रॉपर्टी को रेंट पे देना और सोचना ही 6 महीने बाद स्टार्ट किया था, तो फिर 6 महीने का एक्सपेंस। लेकिन अगर आप ये समझते हो कि नहीं, प्रॉपर्टी तो हम डे वन से ही रेंट पे देना चाह रहे थे, हमें किराएदार 6 महीने बाद मिला, तो फिर हम पूरे 12 महीने का एक्सपेंस क्लेम करेंगे। और यहाँ पे ये अजम्पशन ज्यादा अप्रोप्रिएट भी है, क्योंकि फैक्ट्री वो अपने लिए थोड़ी लेगा, वो रेंट पे देने के लिए ले रहा है ना। तो यहाँ पे मेरी अजम्पशन ये ज्यादा बेहतर है कि भाई ये प्रॉपर्टी हमेशा ही अवेलेबल फॉर रेंट थी, मुझे किराएदार 6 महीने बाद मिला। तो चूंकि ये प्रॉपर्टी अवेलेबल फॉर रेंट हमेशा से थी, मैं पूरे 12 महीने का ही इंटरेस्ट एक्सपेंस क्लेम करूंगा। तो यह आ जाएगा 360। डेप्रिसिएशन वगैरह भी कैलकुलेट करेंगे लेकिन लास्ट में। इसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 270 और 50। यहाँ पे 1/5 वाला काम नहीं होगा, यहाँ पे जो एक्चुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो क्लेम करेंगे, दैट इज 3,20,000। फिर ग्राउंड रेंट है और इंश्योरेंस है 50,000 और 1.5 लाख। ये एक्चुअल खर्चे हैं हमारे। हाँ लिख सकते हैं। हमने सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे क्लेम कर लिए जो कि हमने एक्चुअली पे किए। इसके बाद यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग भी मिलेगा, इनिशियल अलाउंस ऑन प्लांट एंड मशीनरी भी मिलेगा, और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी मिलेगा। मैं डेप्रिसिएशन इनिशियल अलाउंस वगैरह के रूल आप लोगों को डिटेल में कल की क्लास में रिवाइज करवाऊंगा। फिलहाल मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। बिल्डिंग हमने परचेज की 9 मिलियन की, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन का रेट कितना है 10%। तो 9 मिलियन का 10%, और डेप्रिसिएशन को नंबर ऑफ डेज पे प्रोपोर्शनेट नहीं करते। प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास 3 मिलियन, और प्लांट एंड मशीनरी पे इनिशियल अलाउंस का रेट है 25%। 7.5 लाख। और फिर डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए 3 मिलियन की मशीनरी की कॉस्ट माइनस 7.5 लाख का इनिशियल अलाउंस, तो ये टैक्स डब्ल्यूडी भी आ गई, और इस पे 15% का डेप्रिसिएशन। 337 ये हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का अमाउंट आ जाएगा। 1300 132,500। तो हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है 7,850, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है 13,250। इन दोनों का टोटल, हाँ कहाँ है कैपिटल गेन?
इन दोनों का टोटल करें 7850 प्लस 132 500 7। जब देखें यहां तक ना ये सवाल कंप्लीट हो चुका है, यहां तक ये सवाल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं आपको टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट कर देता हूं। देखिए पहले टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपने ये देखना है कि बंदा सैलरीड है या नॉन सैलरीड। इसके लिए आप सिंपली क्या करोगे कि सैलरी को टैक्सेबल इनकम से डिवाइड करोगे। अगर तो ये मोर देन 75% आता है तो ये सैलरीड होगा, और अगर ये लेस देन और इक्वल टू 75% आता है तो ये नॉन सैलरीड होगा। अगर हम अपने पास नॉन सैलरीड के स्लैब रेट देखें, सर नॉन सैलरीड क्यों, क्योंकि यहाँ तो कोई सैलरी है ही नहीं ना। तो नॉन सैलरीड के स्लैब रेट में हमारी इनकम कितनी थी 7892 500, ये आखिरी स्लैब में फॉल कर रही है। और आखिरी स्लैब में कितना रेट है 1610 प्लस 45% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 5.6 मिलियन। तो 1610 प्लस 7982 500 माइनस 5.6 मिलियन, सॉरी 45% है। 26। अच्छा यहाँ देखो टैक्स लायबिलिटी में इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि आने वाले सवालों में मैं ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं कवर करवा सकूंगा या नहीं, तो मैंने बोला यहीं बता देता हूँ। देखिए हमारे पास जो टैक्स रेट्स है ना, सैलरीड इंडिविजुअल का एक स्लैब रेट है, नॉन सैलरी इंडिविजुअल का एक स्लैब रेट है, एओपी का एक स्लैब रेट है। इसके आगे एक प्रोवाइजो भी लिखा है। प्रोवाइजो में लिखा है कि हाउ एवर इन केस ऑफ एओपी दैट इज अ प्रोफेशनल फर्म प्रोहिबिटेड बाय इनकॉर्पोरेटिंग बाय एनी लॉ और द रूल्स ऑफ द बॉडी रेगुलेटिंग द प्रोफेशन, द 45% rate mentioned against the last serial number shall be 40%। सर बहुत सारे प्रोफेशनल फर्म्स ऐसी होती हैं जिनको अपने प्रोफेशन के तहत लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनाने की इजाजत नहीं होती। बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिनको अपने प्रोफेशन के रेगुलेशंस के तहत लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनाने की इजाजत नहीं होती, उनको एओपी ही बनानी पड़ती है ताकि उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहे। और मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसकी ऑडिट फर्म है। ऑडिट फर्म कभी भी आपने कंपनी के नाम से नहीं सुनी होगी, ऑडिट फर्म हमेशा एओपी होगी। क्यों? क्योंकि आईकेएफ के रेगुलेशंस ऑडिटर को ये कहते हैं कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं हो सकती, आपको जिम्मेदारी लेनी है, तो योर लायबिलिटी शुड बी अनलिमिटेड। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, इसी तरह लॉयर्स में भी होता है कि अगर आपका प्रोफेशन ही आपको पाबंद करता है कि आप लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी नहीं बना सकते, आपको एओपी ही बनानी है, तो इस केस में अगर आपकी इनकम 5.6 मिलियन से एक्सीड करती है तो आपके लिए जो स्लैब रेट अप्लाई होगा वो 16,10,000 प्लस 40% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 5.6 मिलियन अप्लाई होगा। क्या ये समझ आता है? मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज सारे स्टूडेंट गौर से सुनेंगे, एक नया सरचार्ज है जो कि लास्ट बजट के अंदर ही आपके लॉ का पार्ट बनाया गया है, जो कि बिल्कुल रिसेंट जो हमारा बजट पास हुआ था 2024 में, उसमें ही ये आपके लॉ का पार्ट बनाया गया है। ये आपको आईकेएफ के किसी सजेस्टेड आंसर में नहीं दिखेगा और लाजमी ये एग्जाम में टेस्ट करेगा। सरचार्ज का सेशन क्या कहता है? सरचार्ज शैल बी पेबल बाय एवरी इंडिविजुअल इन यूपी at the rate of 10% of the income tax imposed as per the slab rate। सरचार्ज कैलकुलेट कैसे होगा? सरचार्ज कैलकुलेट कैसे होगा कि जो तुमने स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया है ना, जो तुमने स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया है, यानी कि सेपरेट ब्लॉक्स की इनकम पे सरचार्ज नहीं लगेगा। अगर तुम्हारे फुल फ्लैश कंपटीशन के सवालों में सेपरेट ब्लॉक की इनकम भी आ रही है और स्लैब रेट वाली लायबिलिटी भी आ रही है, तो जो तुमने स्लैब रेट से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किए ना, उसका 10% सरचार्ज कैलकुलेट करोगे। किस वक्त? वेयर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 10 मिलियन, जब तुम्हारी टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से एक्सीड कर रही हो। अगर टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से एक्सीड कर जाए, आपको वहीं ट्रिगर हो जाना चाहिए कि मैंने यहां सरचार्ज भी कैलकुलेट करना होगा। और सरचार्ज कैलकुलेट कैसे करूंगा कि जो भी हमारी स्लैब रेट की लायबिलिटी होगी, जो भी हमारे स्लैब रेट से टैक्स कैलकुलेट हुआ होगा, उसी का एग्जैक्ट 10% सरचार्ज बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं इस सवाल को देखूं
तो यहाँ पे हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी है? 7.9 मिलियन। अगर ये 10 मिलियन से ज्यादा होती, अगर ये 10 मिलियन से ज्यादा होती, तो जो भी मैंने टैक्स कैलकुलेट किया है, यहाँ पे मैं एक लाइन आइटम ऐड कर देता सरचार्ज का, और जो भी हमने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किया है, इसका 10% हम सरचार्ज कैलकुलेट कर रहे होते। आई डोंट नो कि हम जो रिमेनिंग सवाल आज के या आने वाले सेशंस में कवर करेंगे, उसमें किसी में 10 मिलियन से इनकम ज्यादा जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन अगर एग्जाम में सवाल में आप देख लेंगे 10 मिलियन से ज्यादा की टैक्सेबल इनकम आ रही है, तो जो भी तुमने स्लैब की लाइबिलिटी कैलकुलेट की है, उसी का 10% आप सरचार्ज भी ऐड कर देंगे। क्या याद रहेगा? मैं कॉपी करें इसका सोल्यूशन। सर अगले सवाल पे पढ़ने से पहले एक सवाल सुनिएगा सारे। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर अगर इस सवाल में हमने ये प्रॉपर्टी बेच ही दी होती, अगर हमने इस सवाल में प्रॉपर्टी बेच ही दी होती, तो फिर हमें इस डिपॉजिट 5 मिलियन का क्या करते हैं? देखो, अगर आपने एक बंदे को प्रॉपर्टी बेची, 5 मिलियन का डिपॉजिट लिया, और रिमेनिंग टाइम में उसने बाकी के पैसे भी दे दिए, तो अब ये डिपॉजिट फोरफिट हुआ ही नहीं, अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, अब ये कैपिटल गेन है। अगर आपने ये प्रॉपर्टी बेचकर पहले डिपॉजिट लिया होता और फिर बाकी टाइम में रिमेनिंग अमाउंट भी मिल जाती, तो फिर तो आपने प्रॉपर्टी बेची ना, फिर तो ये फोरफिटेड डिपॉजिट ही नहीं है। फोरफिटेड डिपॉजिट ही नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा ये पूरा अमाउंट, पूरा गेन हमारा कैपिटल गेन में जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैंने इससे 5 मिलियन लिए, इसने कमिटमेंट पूरी नहीं की, मैंने फोरफिट कर लिया, और फिर मैंने वही प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी, इसके 5 मिलियन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएंगे, और कैपिटल गेन अलग से इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जा रहा होगा। सर अगला सवाल बहुत ही अच्छा, बहुत ही मुश्किल सवाल है, जो कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से पूछा गया है। एक अच्छा सवाल है, एक मुश्किल सवाल है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। ऑटम 23 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 8 मार्क की वेटेज है। बहुत बारीक बारीक डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे। सब बातें नहीं करें प्लीज, मुझे बहुत चीखना पड़ रहा है। कहता है काशिफ इज अ रेजिडेंट फाइलर who own a single story bungalow in Karachi, including a basement. He uses the basement portion of the bungalow, which constitutes 20% of the total bungalow area, for storing his personal belongings. हमारे पास एक इंडिविजुअल है काशिफ, जो कि एक फाइलर बंदा है, और एक सिंगल स्टोरी बैंगलो कराची में ओन करता है। इस बैंगलो में बेसमेंट भी है, और बेसमेंट जो है ना, पूरे बैंगलो का 20% एरिया कवर कर रहा है, मतलब 20% पोर्शन बैंगलो, 80% पोर्शन रिमेनिंग बैंगलो। और इस बैंगलो के बेसमेंट में वो अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स को सेव करके रखता है। ऑन 1 October 2019 he rented his bungalow excluding the basement portion, excluding the basement portion to Ahmed under a 3-year rental agreement. Details of the rental agreement are given below. मंथली रेंट है 3 लाख, नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है 3.5 मिलियन, मंथली सिक्योरिटी चार्जेस है 40,000, मंथली सिक्योरिटी चार्जेस है 40,000। अब रेंट तो हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स होगा, चूंकि बैंगलो है तो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स होगा, लेकिन सिक्योरिटी चार्जेस के जो पैसे हैं वो हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होंगे। कहता है इन एडिशन टू अबव, Kashif also provide Ahmed with backup electricity from generator during load shedding at a monthly fixed charge of 50,000. The electricity connection of the basement is separate from the rest of the Bangalore. कह रहा है इसके अलावा हमने काशिफ को बैकअप इलेक्ट्रिसिटी के लिए जनरेटर प्रोवाइड किया, और इसके लिए हम माना कितना चार्ज कर रहे हैं? 50,000। और बेसमेंट का जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो अलग है। तो सर ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के पैसे भी कहा जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। फिर कहता है ऑन 30 सितंबर 2022 द रेंटल एग्रीमेंट कंक्लूडेड एंड काशिफ एग्रीड टू सेल द बैंगलोर टू अहमद। नॉन रजिस्ट्रेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट वॉज रिटेन एज डाउन पेमेंट फॉर द परचेज। कह रहे 30 सितंबर 2022 पे हमारा ये रेंट एग्रीमेंट स्टार्ट कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2019 पे। 30 सितंबर 2022 पे, मेरे ख्याल है 3 साल के बाद ये रेंट एग्रीमेंट खत्म हो गया, और इसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था ना, इसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था ना, वो हमने इसी को बैंगलोर सेल करके एडजस्ट कर दिया। जब ये रेंट एग्रीमेंट कंक्लूड हुआ ना, तो हमने ये प्रॉपर्टी अहमद को ही बेची, और अहमद को कहा कि भाई हम तुम्हें प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो तुम्हें टोकन मनी देना है।
तो एक काम करो, टोकन मनी नहीं दो, तुम्हारा जो डिपॉजिट पड़ा हुआ है ना वही तुम्हारी टोकन मनी बन गई। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं उसके पैसे उसको वापस कर रहा हूं और फिर दोबारा उससे टोकन मनी ले रहा हूं। ठीक है, आगे कहता है ऑन 25 अक्टूबर 2022 अहमद बैक्ड आउट ऑफ द डील एंड डिक्लाइन टू परचेज द बैंगलोर। एज पर द एग्रीमेंट काशिफ फॉरफीडेड द नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। कह रहा है 25 अक्टूबर 2022 पे अहमद अपनी डील से पीछे हट गया तो हमने उसका डिपॉजिट फॉरफीड कर लिया। अब ये हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बन गई। आगे कहता है ऑन 1 नवंबर 2022 काशिफ रेंटेड द बैंगलोर टू अ न्यू टेनेंट अंडर अ रेंट एग्रीमेंट विद द सेम टर्म्स एज अबव। एक नया किराएदार आया, उसके साथ भी यही टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री हुई है। 3 लाख रुपए का मंथली रेंट, 3.5 का नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट, और ये इलेक्ट्रिसिटी और बिजली वगैरह, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह। कहता है ड्यूरिंग द ईयर काशिफ पेड सैलरी ऑफ 3,60,000 टू द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द बेंगलोर। देखिए ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, ये पूरे बेंगलोर की रखवाली कर रहा है। वो ये नहीं करेगा कि चोर आएगा तो पूछेगा कि भाई बेसमेंट में जा रहे हो तो जाओ, बेंगलोर में जा रहे हो तो रुक जाओ, ऐसा नहीं होगा। एंड इनकर्ड 4.5 लाख फ्रॉम द जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, और 4.5 लाख का खर्चा जनरेटर के लिए हुआ जो उसने 50,000 के अगेंस्ट सामने वाले को इस्तेमाल करने के लिए किया। रिक्वायरमेंट में कहता है under the provision of income tax ordinance and rules made thereunder compute the total income under the appropriate head of income for the tax year 2023, for the tax year 2023। अब यहां ना डेट्स पे बड़ा फोकस करना है आपने। देखें, टैक्स ईयर 2023 का मतलब है कि 1 जुलाई 22 से लेकर 30 जून 23 तक। अहमद का जो रेंट एग्रीमेंट था, पहले वाले किराएदार अहमद का जो रेंट एग्रीमेंट था वो 1 अक्टूबर 2019 में स्टार्ट हुआ था और वो 3 सालों के लिए था। तो 1 अक्टूबर 19 से 30 सितंबर 2020 1 साल, 30 सितंबर 2021 2 साल, और 30 सितंबर 2022 3 साल। यानी कि हमारे साल में बीच में कहीं 30 सितंबर 2022 अहमद चला गया। फिर नए किराएदार को हमने बेंगलोर कब दिया? 1 नवंबर 2022 को। तो हमने 1 नवंबर 2022 से लेकर ईयर एंड तक नए टेनेंट का नाम था राशिद। यानी कि इस पीरियड में 30 सितंबर 2022 से लेकर 1 नवंबर 2022 पे ये प्रॉपर्टी रेंटेड आउट नहीं थी। तो आपको चीजें देखभाल कर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। ऑटम 23 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2। टेक्स्ट पेयर है हमारे पास काशिफ। देखें सर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हमारा मंथली रेंट टैक्स होगा। कितना टैक्स होगा सर? 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक, तो जुलाई अगस्त सितंबर ये बने 3 महीने। और 1 नवंबर से लेकर 30 जून तक, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ये बने 8 महीने। तो टोटल जो हमारे पास रेंट चार्जेबल टैक्स होगा दैट वुड बी ऑफ 11 मंथ। और रेंट कितना है? 3 लाख। कितना? 3.3 मिलियन।
फिर इसके बाद हमारे पास नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट है। अब देखें 30 सितंबर 2022 पे जब अहमद वाला रेंट एग्रीमेंट कंक्लूड हुआ तो एक तरीके से अहमद के पैसे उसको वापस कर दिए, और 1 नवंबर 2022 पे जब नया टेनेंट राशिद आया तो उससे 3.5 मिलियन लिए। तो अब हम क्या करेंगे कि ट्रीटेड रेंट अंडर सेक्शन 16 3.5 मिलियन का अमाउंट, ये वो अमाउंट है जो हमने राशिद से लिया, माइनस 3.5 मिलियन का अमाउंट, ये वो अमाउंट है जो हमने अहमद से लिया था। अहमद से जो अमाउंट लिया था वो कितने साल टैक्स हो चुका है? सर अहमद से हमने ये अमाउंट लिया था 1 अक्टूबर 2019 में। 1 अक्टूबर 2019 का मतलब है कि टैक्स ईयर 2020, तो टैक्स ईयर 2020 में ये अमाउंट टैक्स हुआ है, टैक्स ईयर 2021 में ये अमाउंट टैक्स हुआ है, टैक्स ईयर 2022 में ये अमाउंट टैक्स हुआ है, और टैक्स ईयर 2023 में तो उसे वापस किया जा रहा है। तो ये अमाउंट हमारा ऑलरेडी 3 साल टैक्स हो चुका है। तो मैं 3.5 मिलियन डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3, ये टैक्स अमाउंट है अहमद का। राशिद के अमाउंट में से अहमद का वो टैक्स अमाउंट माइनस करेंगे, और जो भी इन दोनों का डिफरेंशियल आएगा अब ये आने वाले 10 सालों में चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। 2,45,000, 2,45,000। फिर हमारे पास एक फोर्फिटेड डिपॉजिट भी है, क्योंकि ये रेंट एग्रीमेंट जब अहमद के साथ कंक्लूड हुआ था तो हमने ये प्रॉपर्टी इसी को बेचकर इसका 3.5 मिलियन डिपॉजिट बना दिया था, लेकिन बाद में अहमद अपनी बात से मुकर गया तो हमने इसका डिपॉजिट 3.5 मिलियन जब्त भी कर लिया। तो ये हमारा 3.5 मिलियन फोर्फिटेड डिपॉजिट आ गया। और कोई अमाउंट है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में? नहीं सर, और कोई अमाउंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की नजर नहीं आ रही। ये हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का अमाउंट चार्जेबल बन गया 7045,000। अब सारी सिचुएशंस में एक ही प्रॉपर्टी चल रही है जो कि बैंगलो है। क्योंकि ये अंडरलाइंग प्रॉपर्टी बैंगलो यानी कि बिल्डिंग है, तो यहाँ पे हम रिपेयर अलाउंस तो क्लेम करेंगे। कितना? 1/5 ऑफ रेंट, यानी कि 1/5 ऑफ 7045,000, 1409,000। और कोई और खर्चे बताया हमें? यस सर, हमें ये बताया इन्होंने कि सिक्योरिटी गार्ड को पैसे दिए, जनरेटर का खर्चा हुआ, लेकिन ये तो इनकम ही अदर सोर्सेस में जा रही है ना, तो इस वजह से ये खर्चे भी हम अदर सोर्सेस में क्लेम करेंगे। तो यहां तक हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाएगी 56, कि हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का अमाउंट आ गया। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कैलकुलेट करेंगे। सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या क्या आएगा? एक तो हमारे पास सिक्योरिटी चार्जेस थे 40,000, अगेन कितने महीनों के लिए? 3 और 8 11। तो ये आ जाएगा 4,40,000। दूसरा हमारे पास जनरेटर चार्जेस थे 50,000 इंटू 11, 5,50,000। अब हमने खर्चा कितना किया? कहता है हमने 3,60,000 रुपए की सैलरी पे की है सिक्योरिटी गार्ड को ड्यूरिंग द ईयर। काशिफ पेड सैलरी ऑफ 3,80,000 टू द सिक्योरिटी गार्ड, तो लेस सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, और सही किया है नहीं? सर मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी गार्ड पूरे बेंगलोर की रखवाली कर रहा है, और उस पूरे बेंगलोर में 20% हिस्सा तो अहमद खुद ही इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका मतलब है कि पूरा 3,60,000 नहीं, इनकम कमाने के लिए इस गार्ड की सैलरी का
80%। 288,000। और फिर हमारे पास जनरेटर का एक्सपेंस था। जनरेटर का एक्सपेंस कितना था? 4.5 लाख। इस 4.5 लाख के एक्सपेंस को भी 80% से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने सवाल में स्पेसिफिकली कहीं पे लिखा था कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑफ द बेसमेंट इज सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बेंगलो, यानी कि ये सिर्फ रेंटेड पोर्शन का एक्सपेंस है। ये पूरे बेंगलो का एक्सपेंस था तो उसका 80% कर दिया, ये रेंटेड पोर्शन का एक्सपेंस था तो इसका हमने 80% नहीं किया। ये हमारे पास 2,52,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आ गई। इन दोनों का टोटल 5, फिर 5,888,000। सर 5.888 मिलियन हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर, टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट हो गई। इन्होंने लाइबिलिटी मांगी हमसे, कहता है अंडर द प्रोविजन कंप्यूट द टोटल इनकम अंडर द अप्रोप्रिएट हेड। यहां तक हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अगर कोई चाहे लाइबिलिटी कैलकुलेट करना, एग्जाम में मत कैलकुलेट कीजिएगा, लेकिन अभी अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे भी हम नॉन सैलरी इंडिविजुअल का रेट अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि सैलरी इनकम है ही नहीं ना। कॉपी करने सर इसे, तो फिर हम आगे बढ़े। देखिए सिक्योरिटी गार्ड को आपने 3,60,000 रुपए दिए, पूरे बेंगलुरु की रखवाली करता हूँ, उसमें से 80% बेंगलुरु तो हम खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्चुअली उसकी सैलरी का, सॉरी, उसमें से 20% बेंगलुरु तो हम खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं, 80% रेंट आउट किया हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड जो कि पूरे बेंगलुरु की रखवाली कर रहा है, इनकम जनरेट करने के लिए सिर्फ वो 80% इस्तेमाल कर रहा है, बाकी 20% तो मेरा सेल्फ एक्सपेंस है, पर्सनल एक्सपेंस है। इंटरेस्ट वाला जो हमने पिछला सवाल किया के लिए इसका सारे लोग चार्ज पे कर रहे हैं, हमने एग्जैक्टली हमारे लिए वो अवेलेबल फ्रेंड किया। देखिए अगर इसने बेसमेंट के हवाले से कहा होता ना कि बेसमेंट भी है लेकिन उसका किराएदार नहीं है, तो फिर मैं पूरी सैलरी क्लेम करता। लेकिन यहाँ तो उसने खुद बता दिया ना कि मैं वहां पे अपना पर्सनल स्टफ स्टोर कर रहा हूँ, यानी वो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ, तो इनकम के लिए अवेलेबल ही नहीं है, इस वजह से मैंने वो 20% हटा दिया। फिर हम पूरा ही क्लेम करेंगे इस अजम्पशन पे कि भाई बेसमेंट भी अवेलेबल फॉर रेंट था, बस किराएदार नहीं मिल रहा। सर क्योंकि हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की एक्सक्लूजन में एक पॉइंट पढ़ा था कि अमाउंट income from the provision of amenities, utilities and other services. Income from the provision of amenities, utilities and other services connected with the renting of a building would be taxable under the head other sources. अगर बिल्डिंग के साथ amenities, utilities, other services ऐसे प्रॉपर्टी इनकम में नहीं, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल। अब्दुल्ला जनरेटर के एक्सपेंस पूरा इसलिए लिया क्योंकि जनरेटर का कनेक्शन बेंगलोर, पूरे बेंगलोर में नहीं है, सिर्फ उस पोर्शन में जो कि रेंट आउट किया हुआ है, बेसमेंट में नहीं है। अम्मार ये टाइमलाइन बना के समझाया तो था कि 11 महीनों का रेंट क्यों आएगा, क्योंकि साल के शुरू के 3 महीने, फिर इस अरसे में रेंट आउट नहीं था और इस अरसे में दोबारा रेंट आउट हुआ, तो ये 11 महीने बन रहे थे। अलमास हमारे पास जो रेंटल इनकम है सवाल में वो ऑलरेडी 80% बेंगलुरु की रेंटल इनकम है ना, तो अब इसको मजीद 80% क्यों करेंगे? ये रेंट हमें 80% बेंगलुरु में से ही आया है, 80% बेंगलुरु के अगेंस्ट ही आया, तो ये तो ऑलरेडी बेंगलुरु का 80% का रेंट है, इसको मजीद 80% नहीं किया जाएगा। अच्छा ये मैं अगर मगर वाले सवाल के जवाब नहीं दे रहा, ऐसा तो फिर मैं अगर मगर में लगा रहूंगा, कुछ और नहीं करवा सकूंगा। सेरीना आपके सवाल का जवाब नो है। अगर आपने पुराने टेनेंट का अमाउंट रिफंड किया और नया टेनेंट आपके पास 1 साल बाद या 2 साल बाद आता है, तो फिर नई टैक्सेशन स्टार्ट होगी, हम नई अमाउंट से पुरानी अमाउंट को माइनस नहीं करेंगे।
पर लोग मैंने बताया तो, अगर मैं अगर मगर की जवाब दूंगा कि अगर ये होता अगर वो होता, तो फिर वो हम सवाल नहीं कवर कर पाएंगे ना, मगर मगर में ही लगे रहेंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से अदर सोर्स भी कॉपी कर लें। सर अगर हम टेक्स्ट के जो सवाल है रिपीटेडली करते रहे और थियरी कर ले तो सही है, चलिए ना सिर्फ वैसे किया वैसा है। फिर सब्जेक्ट होगा आपकी तो डिपेंड है। चैप्टर 1 to 3 रिटन असेसमेंट अपील और सोल्यूशन। इससे तो पूरा ही आता है, डेफिनेशन तो इम्पोर्टेंट है। जो आपको लग रहा है कि वो वॉल्यूम तो इतना बड़ा है, लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्चुअल एरिया है ना, जैसे उसमें डेफिनेशन है इनपुट टैक्स की, आउटपुट टैक्स की, वो सब याद करनी है। जैसे सेक्शन 3 है कि इस पे इतना सेल्स टैक्स चार्ज होगा, थर्ड शेड्यूल आइटम, वो सब याद करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन याद कर ली, पर्सन लायबिलिटी रजिस्टर याद कर लिया, और कुछ एक दो चीज और होगी वो देखनी पड़ेगी। डेफिनेशन में अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो वो वर्ड टू वर्ड होगा, क्योंकि वो कोई प्रोसीजर नहीं है ना, वो तो लॉ की डेफिनेशन है। उसमें तो अगर मीन्स लिखा और आपने इंक्लूड लिख दिया तो यू वुड बी लूजिंग अ मार्क। नहीं फर्रुख, फिर तो वो लॉ की नजर में लोन ही नहीं रहता ना, और अगर वो लॉ की नजर में लोन ही नहीं रहता फिर हम इंटरेस्ट एक्सपेंस भी क्लेम ना कर पाता है। जी अलवीना, इसके बैक पे असम्पशन ले ले रहे हैं कि उस एक महीने में भी वो प्रॉपर्टी अवेलेबल फॉर रेंट तो थी, उस एक महीने भी प्रॉपर्टी अवेलेबल फॉर इनकम जनरेशन तो थी, इसलिए मैंने पूरे 12 महीनों की सैलरी क्लेम की। कॉलेज पर रिटर्न कर लें। रिटर्न असेसमेंट अपील में सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न है, उसके बाद असेसमेंट है, उसके बाद अपील है। मतलब सबसे ज्यादा पास पेपर में रिटर्न से पूछा गया है, उससे कम असेसमेंट से पूछा गया है, और उससे बहुत कम अपील से पूछा गया है। जी अगर हम प्रॉपर्टी डिपॉजिट की अमाउंट को, देखो मैंने एक टेनेंट से नॉन रजिस्टर्ड डिपॉजिट लिया, 3 साल तक उसको टैक्स करवाया, फिर वो चला गया, मैंने उसे अमाउंट वापस दे दी, सही है, पूरी देंगे ना। लेकिन वो टेनेंट जा रहा है, मैं उसको पूरा अमाउंट उसको वापस कर दूंगा। वो टेनेंट जा रहा है, मैं उसको पूरा अमाउंट उसको वापस करूंगा, टैक्स मैंने 3 साल करवाया, उससे तो मैंने फंडेबल डिपॉजिट लिया था ना। समझ आ रही है? देखिए अभी अब नए टेनेंट को छोड़ते हैं, मेरे पास एक किराएदार है, उसने मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, जितने साल वो मेरे पास रहेगा मैं उतने साल हर साल एक एक अमाउंट टैक्स भरता रहूंगा। जब वो छोड़ के जाएगा उसको अमाउंट तो पूरा ही वापस करूंगा ना। ये तो लॉ में भी ये कह रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास एक अमाउंट था जिसके ऊपर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा था, तो वो बेनिफिट तुम अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स कर दो, सही है। अब वो चला गया, अगर नया टेनेंट आया उसने नया डिपॉजिट दिया, तो हम नए टेनेंट के डिपॉजिट में से पुराने वाले का अमाउंट माइनस करके, पुराने वाले का वो अमाउंट जो टैक्स हो चुका है वो माइनस करके डिफरेंशियल को 10 सालों पे टैक्स करना है। अब फोरफिट डिपॉजिट को इससे उलझाए मत, फोरफिट डिपॉजिट एक अलग चीज है। फोरफिट डिपॉजिट तो ये है कि मैंने किसी को प्रॉपर्टी बेचने के लिए टोकन मनी लिया, आगे जाके वो भाग गया तो मैंने टोकन मनी जब्त कर लिया। फोरफिट डिपॉजिट में 10 सालों वाली टैक्सेशन या माइनस करने वाली एडजस्टमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये यूं समझते हैं कि अहमद ने रेंट एग्रीमेंट खत्म किया, मैंने अहमद को उसके पैसे दिए, अहमद चला गया, कोई दूसरा बायर आया, उसने मुझे डिपॉजिट दिया, फिर अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की, मैंने डिपॉजिट जब्त कर लिया, फिर तीसरा टेनेंट आया राशिद, मैंने उसको प्रॉपर्टी रेंट हो। तो फोरफिटेड डिपॉजिट को आप नॉन एडजस्टेबल अमाउंट से मिक्स मत करें। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट में हम 10 सालों की टैक्सेशन, पुरानी वाली अमाउंट जो टैक्स हो चुकी है उसको माइनस करते हैं। फोरफिटेड डिपॉजिट में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो अमाउंट आपने जब्त कर लिया वो पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स होता है। If they are not eligible standards like as
फायजा 80-90% चांस है कि आपका पेपर निकल जाएगा, 100% में नहीं कहूंगा, लेकिन 80% चांस है कि आपका पेपर पास हो जाएगा। चले सर आप खामोश हो जाएं। सर अगले सवाल पे आता है। अगला सवाल हमारे पास एक और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। इस सवाल में हमारे पास सैलरी की इंफॉर्मेशन भी है। इस सवाल में हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन भी है। इस सवाल में हमारे पास प्रॉफिट ऑन डेट एफटीआर की इंफॉर्मेशन भी है। इस सवाल में हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है। सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, 3 हेड्स की इनकम और प्रॉफिट ऑन डेट की एफटीआर की इनकम है। तो यहाँ पर हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे। हमारे पास ऑटम 21 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है, 13 मार्क की वेटेज इस सवाल की। कहता है Noman has been working as a finance manager in Dua Limited, a public listed company, for many years. He received the following emoluments from DL during the year ended 30 June 2021. एक एम्प्लॉई है नोमान, जो कि मैनेजर फाइनेंस है दुआ लिमिटेड में, जो कि एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी की हो सकता है कोई रेलेवेंस हो आगे जाके। टैक्स ईयर हमारा 30 जून 2021 है। बेसिक सैलरी है 1,20,000, मेडिकल अलाउंस है 20,000 और हाउस रेंट अलाउंस है 60,000। और ये जो डब्बे में चीजें दी है ये मंथली अमाउंट्स हैं। इन एडिशन टू अबव, employer has provided him the following benefits. Company maintained car for both official and personal use. The car was purchased on 1st July 2016 at a cost of 1.4 million. As per the company policy, Noman purchased this car at a book value of 4.5 lakh on completion of 5 years, that is 30 June 2021. Fair market value of the car on the date of sale to Noman was 1 million. अब देखिए इस एक पॉइंट में दो बेनिफिट्स हैं। पहले तो इसे कंपनी मेंटेन कार ऑफिशियल और पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करने के लिए दी हुई थी। कंपनी ने ये कार 1 जुलाई 2016 पे 14 लाख की खरीदी थी। तो 14 लाख का 5%, 14 लाख का 5% इसकी सैलरी में टैक्स होगा। फिर कहता है कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से नोमान ने ये कार परचेज कर ली बुक वैल्यू पे 5 साल पूरे होने पे। और वो 5 साल पूरे कब हुए? साल के आखिरी दिन 30 जून 2021 पे। नुमान ने ये कार परचेज कर ली कितने की? बुक वैल्यू पे 4.5 लाख की। जबकि इसकी कार की मार्केट वैल्यू कितनी थी? 1 मिलियन। तो 1 मिलियन और 4.5 लाख का डिफरेंस दूसरा परकेसेट बन जाएगा, जो कि हमारी सैलरी में ही टैक्स होगा। तो ये दो परकेसेट्स है। फिर कहता है प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 18,000 पर मंथ टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड इक्वल अमाउंट वॉज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय नोमान टू द फंड। Interest income of 5,40,000 at the rate of 18% accumulated balance of the fund was credited to Noman account. सर कंपनी ने नोमान के लिए एक रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड लगा रखा है। हर महीने कंपनी 18,000 रुपए उस फंड में जमा करती है। हर महीने कंपनी उस फंड में 18,000 जमा करती है। हर महीने नोमान भी 18,000 जमा करता है। और इसके अलावा 5,40,000 रुपए का 18% के रेट से इस फंड के अंदर मार्कअप भी जमा हुआ है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इस पूरी अमाउंट को एक्सएम बना देंगे? नहीं सर, इंप्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो एक लिमिट से एक्सीड करता है। लिमिट क्या है? लोअर ऑफ 1.5 लाख और 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस जनरल अलाउंस। तो जो एक्सेस अमाउंट आएगा वो सैलरी में टैक्स होगा। इंप्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो इस बेसिक सैलरी से ही पे हो रहा होगा, तो उसको सेपरेटली टैक्स करवाने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो एक लिमिट से एक्सीड करता है। लिमिट क्या है? हायर ऑफ 16% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस और 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस जनरल अलाउंस। तो जो एक्सेस अमाउंट है वो सैलरी में टैक्स हो जाएगा। याद आ रही है बातें हमें? फिर कहता है ऑन 1 जुलाई 2020 he was transferred to Lahore and was paid relocation allowance of 3 lakh. On 1 July 2020 he was transferred to Lahore and paid a relocation allowance of 3 lakh. क्या ये रिलोकेशन अलाउंस एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज के लिए दिया गया है? हाँ, ये रिलोकेशन अलाउंस एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज के लिए दिया गया है। यस, वो अपनी मर्जी से थोड़ी जा रहा है, कंपनी ने उसको भेजा है। कंपनी ने उसको भेजा है।
उसको पहले ये कंक्लूड करो, क्या ये एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज के लिए है या वैसे ही है? यानी एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज के लिए, क्योंकि कंपनी से लाहौर भेज रही है। क्या ये हर महीने फिक्स बेसिस पे या परसेंटेज ऑफ सैलरी दिया जा रहा है? नहीं। यानी कि ये एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज की बेसिस पे एक्चुअल एक्सपेंस के लिए वॉलंटरी बेसिस पे वन ऑफ दिया जा रहा है, तो सर ये आपका टैक्सेबल नहीं होगा। समझ आ रहा है मैं? फिर आगे कहता है HR committee approved a bonus for the year ended 30 जून 2021 for all employees. Numan received 4 lakh as a performance bonus on 15 लाख 2021। तो ये सॉरी 4 लाख अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 15 जुलाई 21 यानी कि टैक्स ईयर 2022 में मिल रहा है, तो अभी टैक्स नहीं होगा, अगले साल टैक्स होगा। फिर कहता है ऑन 1 अप्रैल 2021 Numan obtained an interest-free loan of 5 million at 6% per annum from Dua Limited to purchase a new house for his own use. First installment of the loan was paid on 30 जून 2021. He incurred legal expense of 20,000 for obtaining the loan. सर एम्प्लॉयर से 50 लाख का 6% पे इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, तो 50 लाख का 4% सैलरी में टैक्स हो जाएगा। 50 लाख का 4% सैलरी में टैक्स हो जाएगा। कितने महीनों के लिए? सर 1 अप्रैल पे लोन मिला है, अप्रैल मई जून 3 महीनों का अमाउंट टैक्स होगा। कह रहे इस लोन से इसने अपने लिए घर खरीदा, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, इनकम जनरेटिंग एसेट बाय नहीं किया। और इस लोन को लेने के लिए 20,000 का इसका अलग से खर्चा भी हुआ, कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि सैलरी में कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होती। समझ आ रहा है ना सबको? आगे कहता है अदर इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू द ईयर 2021 इज एज फॉलो। ड्यूरिंग द ईयर नुमान रिसीव इंटरेस्ट इनकम ऑफ 5,10,000 ऑन इज इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। सर डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट दोस्तों से रिश्तेदारों से मिला है या गवर्नमेंट सिक्योरिटी से मिला है? गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट इनकम आएगी FTR होगी अगर वो 5 मिलियन से कम है, और हमारे यहाँ तो बहुत कम अमाउंट है 5 लाख, तो ये FTR में टैक्स होगी। लेकिन 5,10,000 तो रिसीव किया है, 5,10,000 तो रिसीव किया, एक्चुअल अमाउंट कुछ और है। कहता है दी अमाउंट वॉज नेट ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स एट 15% एंड जकात ऑफ 2 लाख वॉज डिडक्टेड अंडर द जकात इनिशियल ऑर्डिनेंस। तो यहाँ पे मैं से ग्रॉस अप करूंगा, एक्चुअल प्रॉफिट ऑन डेट का अमाउंट कैलकुलेट करूंगा, उसका 15% हमारा फाइनल टैक्स कैलकुलेट होगा, और जो 2 लाख रुपए का डिडक्टेबल अलाउंस दिया इसका क्या करेंगे? सर सुने, 5 लाख देखा आपका प्रॉफिट ऑन डेट का अमाउंट है, उससे जकात माइनस हुई है, उससे 15% का टैक्स माइनस हुआ है, और नेट अमाउंट आपको 5,10,000 मिला है। ऐसा ही है? पहले तो हम ग्रॉस करके ऊपर वाली अमाउंट पे पहुंचेंगे, उसका 15% टैक्स होगा, ये समझ आता है? ये जो 2 लाख की जकात डिडक्ट हुई है इसका कुछ होगा, एडबैक होगी ग्रॉस अप करने के लिए, और कुछ? हम इसके डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे क्लेम करेंगे ना टोटल इनकम से। अगर हमने जकात नशर ऑर्डिनेंस के तहत दी है तो ये टोटल इनकम से ऐसा डिडक्टेबल अलाउंस बिल्कुल माइनस होगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? आगे कहता है ऑन 1 अक्टूबर 2020 Numan received advance rent of 1.2 million for 12 months for renting office premises. The amount includes 4 lakh for utilities, cleaning and security. During the year 2021, Numan incurred the following expenditure in relation to the premises. अब यहां देखें 1 अक्टूबर 2020 पे हमने एक प्रॉपर्टी किराए पे दी और 12 लाख रुपए 12 महीनों का अमाउंट एक साथ रिसीव कर लिया। लेकिन इस 12 लाख में से 4 लाख रुपए का अमाउंट यूटिलिटीज, क्लीनिंग और सिक्योरिटी का था। अब 12 लाख में से अगर 4 लाख हटा दो तो बचे 8 लाख। 8 लाख इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है जो एक्रूअल बेसिस पे टैक्स होंगे। 4 लाख इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है जो रिसिट बेसिस पे टैक्स होंगे। तो 8 लाख को नंबर ऑफ मंथ्स पे प्रोपोर्शनेट करेंगे, लेकिन 4 लाख को नंबर ऑफ मंथ्स पे प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे। फिर खर्चा क्या किया है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा किया है, इग्नोर। इंश्योरेंस का खर्चा किया है, क्लेम कर लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस का खर्चा किया है, क्लेम करेंगे 4% ऑफ रेंट। और क्लीनिंग यूटिलिटी पे खर्चा किया है जिसे क्लेम करेंगे प्रॉपर्टी में नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फाइनली रिक्वायरमेंट में कहता है under the provision of income tax ordinance and rules method under compute total income taxable income for the year 21, show all relevant exemption, exclusion and disallowances.
सॉल्व करते हैं सर इस सवाल को। हमारे पास ऑटम 21 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1, टेक्सपेयर एंड नोमान। रेजिडेंट इंडिविजुअल नहीं, वो टैक्सेबल ही नहीं होगा। टैक्स ईयर है 2021। पहले हम इसकी कैलकुलेट करते हैं सैलरी। देखिए पॉइंट नंबर 1 में हमारी बेसिक सैलरी थी 1,20,000। 1,20,000 पूरे 12 महीनों की जॉब है इसकी। यस सर, पहले से काम कर रहा है, पूरे साल काम करता रहा, तो 1,20,000 इंटू 12, 14,40,000। फिर हमारे पास मेडिकल अलाउंस है। सवाल में कोई और मेडिकल फैसिलिटी का जिक्र तो नहीं था, तो हम मेडिकल अलाउंस का क्या करेंगे, मेडिकल अलाउंस एक्चुअल है हमारा 20,000, तो 20,000 इंटू 12, 240। इससे हम लेस करेंगे 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी, 1,44,000। तो जो डिफरेंशियल आएगा कितना, 96,000, ये हमारा इनकम सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा, और 1,44,000 को मैं एग्जाम इनकम में दिखाऊंगा। इस तरीके से बत्ती शो करना जरूरी है, खाली 90%। कैसे 90%? 40 का 90%, 10% तो एग्जाम होगा सर। बेसिक सैलरी का कैसे करोगे? सर उनको लग रहा है मेडिकल अलाउंस का 10% है, लेकिन बेसिक सैलरी का। अच्छा सही है, क्योंकि ये अमाउंट छेड़ दी ना उसने, तो आपकी परसेंटेज गलत हो जाएगी। इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस है, इसमें हम क्या करेंगे, हायर ऑफ। सर हायर ऑफ 45% वाला काम यहाँ पे नहीं होगा। कितना है, 60,000। 7,20,000। इसके बाद कंपनी मेंटेन कार है। कंपनी ने ये कार खरीदी थी 14 लाख की, तो 14 लाख का 5%। अच्छा एक चीज यहाँ सुनना, देखो यहाँ पे जो हमें कार ट्रांसफर हो रही है ना, वो साल के आखिरी दिन ट्रांसफर हो रही है। अगर ये कार साल के दरमियान में हमें ट्रांसफर हो जाती ना, तो फिर मैं इस बेनिफिट को नंबर ऑफ मंथ्स पे ले जाता। फॉर एग्जाम्पल कि वो कहता है कि 31 मार्च में 5 साल पूरे हो गए और कार हमें मिल गई, तो फिर 9/12 का फैक्टर अप्लाई करते हैं यहाँ पे। सही है, यहाँ तो साल के आखिरी दिन ही है, तो नंबर ऑफ मंथ्स पे प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत नहीं है। अब कंपनी व्हीकल के अलावा हमें कंपनी का एक एसेट भी मिल रहा है, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 1 मिलियन, और हमें मिला है 4.5 लाख का। 1 मिलियन माइनस 4.5 लाख, यह आ जाएगा 5,50,000। फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 2 में प्रोविडेंट फंड है, इसको जरा देखिएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। सर एम्प्लॉयर का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना है? सर 18,000 पर मंथ। एम्प्लॉयर का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आ गया 18,000 इंटू 12, 2,16,000। इससे हम लेस करेंगे लोअर ऑफ
एक तो 1.5 लाख 1,44,000 और दूसरा 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डिनर्स अलाउंस। अच्छा ये भी याद रखना कि वैसे तो अभी तक हमने जो सवाल देखे उसमें डिनर्स अलाउंस दिया हुआ नहीं है, लेकिन 1/10 सिर्फ बेसिक सैलरी का लेकर डिनर्स अलाउंस ऐड नहीं करना, दोनों दोनों के टोटल का 1/10 है। दो अलग अलग बातें हैं। 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डिनर्स अलाउंस नहीं है, बेसिक सैलरी और डिनर्स अलाउंस के टोटल का 1/10 है। ठीक है, तो हमारी 1.5 लाख का अमाउंट तो 1.5 लाख ही है, और बेसिक सैलरी का 1/10 कितना है? 1,44,000। इन दोनों का हमने जब लोअर देखा तो वो आ गया 1,44,000, और 2,16,000 से जब 1,44,000 माइनस किए तो ये आ गया 72,000। ये समझ आ रही है ना वर्किंग सबको? इसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। एक्चुअल इंटरेस्ट कितना है सर? एक्चुअल इंटरेस्ट है 5,40,000। इससे हम लेस करेंगे हायर ऑफ 16% ऑफ एक्यूमुलेट बैलेंस। देखो तुम्हें यहाँ पे बैलेंस नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि ये जो 5,40,000 है ना, ये बैलेंस का 18% है। अगर मैं 5,40 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 18 करूं तो 16% आ जाएगा। सबको ये मैथ समझ आ रही है? कितना आ रहा है? 4,80,000। और इसको कंपेयर करेंगे 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस जीएनएस अलाउंस, तो 14,40,000 का 1/3 480। अच्छा ये 480 ही आ रहा है। इन दोनों का अमाउंट यहाँ पर सेम आ रहा है, इन दोनों का हायर लेंगे, दैट इज 480, और 5,40 से 480 माइनस करने के बाद 60,000 का जो डिफरेंशियल आएगा ये हमारी सैलरी में टैक्स। सर समझ आ रहा है ना सबको? इसके बाद हमें रिलोकेशन अलाउंस दिया गया, तो रिलोकेशन अलाउंस एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज के लिए है, तो मैं इसे टैक्सेबल नहीं करवा। यहां देखो 16% वाली बात किसे ना समझ आई वो समझेगा। कह रहा है इंटरेस्ट इनकम ऑफ 5,40,000 एट द रेट ऑफ एक्यूमुलेट बैलेंस वाज क्रेडिटेड। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बैलेंस का अमाउंट है, लेट से वाई, जिसके ऊपर 16% कैलकुलेट किया, तो वो कितना बना? 5,40। तो बैलेंस का अमाउंट कितना होगा? 5,40 डिवाइडेड बाय 16%, और ये बन रहा है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, सुनो, वो कह रहा है कि 5,40 का इंटरेस्ट है 18% पे, यानी कि जो भी बैलेंस था उसका 18% कितना है? 5,40। तो अगर मैं 5,40 को 18 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास बैलेंस का अमाउंट आ जाएगा कितना? 3 मिलियन। और इसी बैलेंस का अगर मैं 16% ले लूं तो मेरे पास लिमिट आ जाएगी 480। तो ये हमने ऐसे कैलकुलेट किया। सर रिलोकेशन अलाउंस को टैक्स नहीं करवाया क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज के लिए था। फिर हमारे पास परफॉर्मेंस बोनस है, परफॉर्मेंस बोनस को भी टैक्स नहीं करवाएंगे, रीजन भी नॉट येट। सर ऐसा तो नहीं है कि मैं खुद ही सॉल्व कर रहा हूं अपने आप में अकेला, सबको पता है ना कि चल क्या रहा है। इसके बाद है इंटरेस्ट फ्री लोन, कंसेशनल लोन। 1 अप्रैल पे हमने 5 मिलियन का लोन लिया 6% पे। लोन की पहली इंस्टॉलमेंट कब पे हुई है? 30 जून 21 पे, यानी लोन लेने से लेकर साल के आखिर तक लोन का बैलेंस कितना था? 5 मिलियन। तो हमारे पास कंसेशनल लोन 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय
10% माइनस 6%। 1 अप्रैल से लिया ना, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का बेनिफिट। 50,000। इंस्टॉलमेंट पहले पे हो जाती है उसको माइनस। सर फिर हम एडजस्ट करके अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अदर इंफॉर्मेशन में जो पॉइंट नंबर 1 है वो हमारा FTR है। पॉइंट नंबर 2 है, ये हमारा रेंटल इनकम है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक हमारे पास बताएगा ऐसे हाँ? जैसे लाइक एडजस्टेड करके बताएगा मैं। नहीं, एक दफा ऐसा हुआ है कि आपने लोन लिया, जी फिर ड्यूरिंग द ईयर कुछ पे कर दिया और फिर कुछ रिमेनिंग अमाउंट रह गया। उस अरसे में टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट बेनिफिट कैलकुलेट किया, फिर पे करने के बाद जितना बैलेंस रह गया रिमेनिंग अरसे में बैलेंस अमाउंट पे इंटरेस्ट का बेनिफिट कैलकुलेट। यानी फॉर एग्जांपल वो कहता कि साल के शुरू में लोन 5 मिलियन है, 6 महीने बाद हमने 5 लाख पे कर दिए, और बड़ा करेगी 4.5 रह गया और साल खत्म हो गया। तो 5 मिलियन पे 6 महीने इंटू 10% या 6% और 6/12, और फिर 4.5 पे 6% इंटू 6/5, 6/12 हमें बैलेंस पे कैलकुलेट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं चलेगा आपके पास, तो हमेशा एक साल का ही रिटर्न बनाएगा ना, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होगी यहाँ पे। लेकिन अगर ड्यूरिंग द ईयर लोन रिपे हो रहा है तो एक्चुअल बैलेंस के ऊपर जो इंटरेस्ट का बेनिफिट बनता है वो हम कैलकुलेट करें। उसके बताया पेमेंट क्यों बंद कर सर सैलरी की सारी चीजें हो गई हैं। ये FTR की इनकम है और ये रेंटल इनकम है। यस, सैलरी का टोटल किया है किसी ने? कितना? 30? क्या ऊपर क्या? कितना? 70,000? तो ये ऐड कर दिया था हम लोगों ने, सब सही ऐड करके 3058,000 आ रहा है ना। सर हमारे पास सैलरी इनकम आ गई 3058,000। इसके बाद फिर हम कैलकुलेट करना है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हमारे पास 1 अक्टूबर 2020 पे रेंटल एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ। 12 लाख 12 महीनों के एडवांस में रिसीव किए, लेकिन 12 लाख में 4 लाख रुपए सिक्योर यूटिलिटीज वगैरह के थे। तो तुम्हारे पास जो रेंट आएगा वो आएगा 12 लाख माइनस 4 लाख। ये 8 लाख रुपए का किराया वो है जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। और कितने महीनों के लिए लेंगे? 1 अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 9 मंथ्स इंटू 9 और एक्चुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे को इग्नोर कर कर हम रिपेयर अलाउंस लेंगे 1,20,000। हम इंश्योरेंस का खर्चा लेंगे 50,000। ये 13 मार्क्स के लिए तो इसने बहुत मेहनत करवाई है। और फिर हमारे पास और भी कुछ खर्चा था, एडमिन एंड कलेक्शन चार्जेस। सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्चुअल, एक्चुअल कितना है? 30,000। इसको 4% ऑफ रेंट, इन दोनों में से जो लोअर है कितना गया ये? 406,000। फिर हमारे पास एक और हेड की इनकम है यहाँ पर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसमें ये 4 लाख रुपए का अमाउंट पूरा टैक्स होगा क्योंकि हमने एडवांस में रिसीव कर लिया।
अदर सर्विसेज 4 लाख लेस रिलेटेड एक्सपेंस कितना खर्चा है 2.5 लाख 150 1.5 लाख। फिर हमारे पास प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम कौन सी थी हमारे पास? मेडिकल अलाउंस था। सर मेडिकल अलाउंस का अमाउंट जो था वो 240 था, लेकिन 96 टैक्स करवाया था, 144 हमारा एग्जेम्प्ट था। तो सारे एड्स की इनकम और एग्जाम इनकम का टोटल करेंगे तो टोटल इनकम आ जाएगा। करें जरा टोटल। सैलरी है 3058,000, इनकम प्रॉपर्टी 4,06,000, अदर सोर्सेज से 1.5 लाख और मेडिकल अलाउंस से 1,44,000। 3758 3758,000। यहाँ देखें सर, टोटल इनकम से एक तो एग्जाम इनकम हटा देंगे जो हमने पिछले ही स्टेप में ऐड किया था, दैट इज 144, और एक हम डिडक्टेबल अलाउंस ज़कात कितना है वो 2 लाख। ये हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अब देखें सवाल में हमसे मांगा क्या है। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर 2021, शो ऑल रेलेवेंट एग्जम्पशन एक्सक्लूजन डिसअलाउंसेस। तो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सवाल यहाँ पे एंड हो गया। एक चीज आप अपने एग्जाम में जरूर लिख कर आ जाइएगा कि एफटीआर इनकम shall not be classified under any head of income। ये मैं ऐसा लिखने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका एग्जामिनर ना सजेस्टेड आंसर में एफटीआर की इनकम को अदर सोर्सेज में दिखाता है। आप अपने एग्जामिनर के सजेस्टेड सॉल्यूशन देखेंगे ना, तो जो एफटीआर की इनकम होती है ना, वो कभी अदर सोर्सेज में दिखा देता है, कभी एफटीआर की हेडिंग डालकर टोटल इनकम का पार्ट बना देता है। लेकिन लीगली स्पीकिंग, और ये बात एक सेक्शन में, 2 सेक्शन में लिखी है, एक सेक्शन 8 में भी लिखा है और दूसरा सेक्शन 169 में भी लिखा है कि एफटीआर की इनकम ना किसी हेड ऑफ इनकम का पार्ट बनेगी। जब वो किसी हेड ऑफ इनकम का पार्ट नहीं बनेगी तो वो टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम का पार्ट भी नहीं बननी चाहिए। तो इस वजह से मैं एग्जामिनर को बता के रहूंगा कि भाई आप अपने सोल्यूशन में गलत करते हो, लीगली एफटीआर की इनकम किसी हेड में क्लासिफाई नहीं करते। अच्छा यहाँ सुने, इस सवाल में चूंकि एफटीआर इस सवाल में चूंकि एफटीआर भी है तो मैं लायबिलिटी भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ देखें सर, इस सवाल में लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें पिक करना पड़ेगा कि आइदर ये सैलरीड या नॉन सैलरीड है। देखो सैलरीड नॉन सैलरीड की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी। इसकी सैलरी इनकम कितनी है 3058,000 3058 000 डिवाइड में रखेंगे टैक्सेबल इनकम को, दैट इज 341,000 89.5। चूंकि ये मोर देन 75% है तो ये बंदा सैलरीड में। अब टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम एज पर स्लैब रेट।
3414,000। अगर हम सैलरी इंडिविजुअल की स्लैब रेट देखें तो वो इस स्लैब में फॉल कर रहा है, नहीं सॉरी 3414 है, 341 तो ये इस वाले स्लैब में फॉल कर रहा है। कितना है? 4,30,000 प्लस टैक्सेबल इनकम है 3414,000 माइनस थ्रेशोल्ड था 32 लाख का और उस पर टैक्स लगना था 30%। टोटल बता रहे हो ना? 4,942,000। ये हमने टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट किया है। फिर अलग से ऐड करेंगे। अच्छा, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद ये देख लेना कि टैक्सेबल इनकम कितनी है। सर टैक्सेबल इनकम 3 मिलियन है। अगर ये 10 मिलियन से ज्यादा होती तो मैं इसी का 10% एक सरचार्ज भी ऐड कर देता। अगर टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज्यादा होती तो जो मैंने लायबिलिटी स्लैब रेट से कैलकुलेट किया है इसी का 10% एक सरचार्ज भी यहाँ पे ऐड कर देता। यहाँ पे तो नहीं है। फिर फाइनल टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट। अच्छा, ये कैलकुलेशन सब ध्यान से समझें क्योंकि नहीं हो पाती हमसे अक्सर। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा था? ड्यूरिंग द ईयर नोमान रिसीव्ड interest of 510 on his investment in defense saving certificate. The amount was net of withholding at the rate of 15% and zakat of 2 lakh was deducted under the zakat initial ordinance 1980। यानी कि कुछ प्रॉफिट ऑन डेट का अमाउंट है जो हमें नहीं पता, इसमें से माइनस हुआ विदहोल्डिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 50%, इसमें से माइनस हुआ जक़ात 2 लाख रुपए का और नेट कितना आया? 5,10,000। ऐसा ही है ना? कोई एक्चुअल अमाउंट थी जो मुझे नहीं पता, इसी का 15% विदहोल्डिंग टैक्स माइनस हुआ, 2 लाख माइनस हुआ तो नेट कितना आया? 5,10,000। हमें पता है ये अमाउंट्स कैसे कैलकुलेट होंगे, जरा करें। एट थ्री फाइव टू नाइन जो भी। सर सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत है कैसे कैलकुलेट होगा? जी जी बोले। मैं बता रहा हूँ ना, पहले विदहोल्डिंग टैक्स माइनस होता है हमेशा ग्रॉस अमाउंट। वो इस वजह से कि विदहोल्डिंग टैक्स ग्रॉस अमाउंट पे कैलकुलेट होती है। तो तुम इसको बाद में भी माइनस करो लेकिन वो कैलकुलेट इसी पे होगा। तो कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए पहले वो। अब यहाँ देखें सर, कोई ग्रॉस अमाउंट है, मैं बता रहा हूँ ये कैलकुलेट कैसे होता है। कोई ग्रॉस अमाउंट है जिसका 15% विदहोल्डिंग टैक्स माइनस हुआ है तो एक अमाउंट आया, फिर 2 लाख का जकात माइनस हुआ तो 5,10 आया। यानी कि जकात से पहले वाली अमाउंट और विदहोल्डिंग से बाद वाली अमाउंट कितनी होगी? 7,10,000। ऐसा ही है, जकात से पहले वाली अमाउंट और विदहोल्डिंग की बाद वाली अमाउंट कितनी होगी? 7,10,000। अब मुझे पता है कि ये जो नंबर है इसी का 15% माइनस हुआ है। अगर मैं इसको 100 मान लूं और इसका 15 माइनस करूं, ये कितना है? 85। तो सर अगर हम 7,10,000 को 85 से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली अमाउंट तक पहुंच जाएंगे। 835,294 और इसका 15% माइनस करें 125,29। जो चीज जिसे रिप्रेजेंट करे उससे डिवाइड करो, जो मालूम करना उससे मल्टीप्लाई करो। इस तरह की ग्रॉसिंग अप में, इस तरह की ग्रॉसिंग अप में जिस तरह की जिसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई हो रही हो ना, उसको हमेशा 100 कंसिडर करना और इक्वेशन बनाने की कोशिश करना। मैंने क्या करा, मुझे पता है कि विदहोल्डिंग ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नेट का 15% है, तो मैंने इसको 100 मान लिया। मैंने कहा अगर इसी 100 का 15 माइनस करे तो ये कितना बचता है? 85। अब जो चीज इसे रिप्रेजेंट करे उसे डिवाइड करो, जो मालूम करना उसे मल्टीप्लाई करो। 7,10,000 85 को रिप्रेजेंट करता है, तो 7,10,000 को 85 से डिवाइड करें। अगर आपको ये मालूम करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर आपको ये मालूम करना है तो 15 से मल्टीप्लाई कर दें, आप इन नंबर्स तक पहुंच जाएंगे। समझ आ रहा है हमें?
अब फाइनल टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा फाइनली? 835,294 का 15%, ये आ जाएगा 125,294। इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगा 6। अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, विद होल्डिंग भी माइनस करेंगे। विद होल्डिंग कौन सी? सर हमारी प्रॉफिट ऑन डेट पे ही विद होल्डिंग हुई है ना, 125,294। तो हमारे पास टैक्स पेबल आ जाएगा 494,200। यहां तक हमारा ये सवाल फाइनली कंप्लीट हुआ जाता है। कॉपी कर लें सर इसे, तो फिर हम आगे बढ़े। कम मार्क्स है वैसे।